जीवन मेरा जिस पथ पर चल रहा, जीवन मेरा जिस पथ पर चल रहा, वो मेरा अग्निपथ है, वो मेरा अग्निपथ है। अंगारों पर तप तप कर सोना बन रहा, अंगारों पर तप तप कर सोना बन रहा, वो मेरा संकल्प है, वो मेरा संकल्प है। Hello, my shimmering stars. Today, I, Shaurya Grover, welcome you all to this amazing platform of NCERT Wala. So, students, I will be teaching you organic chemistry. तो यूजुअली क्या होता है, बच्चे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर जाते हैं। वो कहते हैं अभी बहुत टफ सब्जेक्ट है, नहीं समझ आ रही है, रिएक्शंस ही रिएक्शंस हैं, कैसे करेंगे। तो मेरा ये हमेशा से मानना है, डोंट गेट फ्रीज, लर्न केमिस्ट्री विद ईज विद मी। मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम द वेरी बेसिक बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अब कई बच्चे ये भी कहेंगे भी मैम हमने 11th में ना ऑर्गेनिक अच्छे से नहीं करी। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो भी पढ़ने वाले हैं उसके अंदर 11th का कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर यूज हो रहा होगा तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो आपकी अब ये जो क्वेरी है, अभी हमने 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से नहीं करी, या हमारी 11th में रिवीजन अच्छे से नहीं हुई, या कोई टॉपिक छूट गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका इफेक्ट 12th में हम बिल्कुल भी नहीं आने देंगे, या फिर जो भी चैप्टर्स हम करने जा रहे हैं उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। तो बस आपने क्या करना है, आपने अब मेरे साथ संकल्प लेना है। लेकिन उससे पहले आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। अब मेरी आपसे सिर्फ दो ही एक्सपेक्टेशंस है। पहली भी, आपको जो भी लेक्चर करवाया जाएगा आपने उसको ध्यान से सुनना है, पूरी अटेंशन से सुनना है। नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स बनाने का ही मतलब नहीं है उसको सजाने लग जाओगे, नहीं, नोट्स ऐसे बनाने हैं भी वो आपको समझ आए, किसी और को समझ आए ना आए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें समझ आना चाहिए। अगर नोट्स बनाते टाइम, जरूरी नहीं आप इंग्लिश में लिख रहे हो, आपको कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको अपनी लैंग्वेज में आता है, भी आपने ये समझा, आपने मैम से सुना, आप उसको लिखना चाहते हो, आप उसको हिंदी में लिख लो ब्रैकेट में, या आपकी कोई और लैंग्वेज है आप उसमें लिख लो, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, नोट्स बनाने हैं, लेक्चर सुनना है, और फिर उसके अंदर जो भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे उसको अच्छे से करना है। जब भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगी, भी स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करो, तो आपने उसको अटेंटिवली फॉलो करना है जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको लेक्चर में दी जाएंगी। क्वेश्चन को एक बार तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे लेक्चर के अंदर। अब मेरी दूसरी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है, भी रात को सोने से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स जो कि लेक्चर में डेली आपको जो करवाया जाएगा, मान लीजिए आज लेक्चर नंबर 1 है, तो आज आप जो भी लेक्चर में पढ़ने वाले हो वो नोट्स उठाओगे आप, और आप उसको रीड करना शुरू करोगे, उसको पढ़ना शुरू करोगे। एक छोटी सी रफ कॉपी साथ लगा लेना, जो भी क्वेश्चन आएंगे उसके आंसर्स नहीं देखने, उसके ऊपर कॉपी रखनी है और उसको खुद से सॉल्व करके देखना है। अब क्या होगा, जब आप रिवीजन करने जाते हो रात को सोने से पहले, हो सकता है कई टॉपिक्स ऐसे होंगे जहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर आप क्या करोगे, वापस से वीडियो को ओपन करोगे, वो वाला टॉपिक ही उठाओगे और पहले उसको सुनोगे, समझोगे, और फिर से क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखोगे। तो इस तरह से हमने करना है। ऐसा नहीं है भी एक बार वीडियो देखी फिर रात को फिर वीडियो देखने बैठ गए। रिवीजन का मतलब ये नहीं है। रिवीजन का मतलब ये भी, अब जो आपने लिखा है ना आप उसको एक बार रीड करो। जब रीड करोगे, एक बार सुन लिया ना, अब एक बार रीड करोगे तो वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठेगा, और जब आप क्वेश्चन पे उसको अप्लाई करोगे तो वो हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा टॉपिक। समझ रहे हो? तो ये दो चीजें, ये दो जो आपको मैंने संकल्प करने को कहा है, ये आपने करना है। ठीक है, अगर आप देखो, अगर आप चाहते हो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी हो जाए, फिजिकल और इनऑर्गेनिक से भी इजी लगने लगे, तो ये दो चीजें तो फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब संकल्प करने से पहले स्टूडेंट्स आपके लिए कुछ लाइंस है जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। खुद में विश्वास, खुद में विश्वास और मन में उमंग हो। खुद में विश्वास हो, मन में उमंग हो, पीडब्ल्यू का साथ आप सभी के संग हो। शुद्ध है संकल्प तो, शुद्ध है संकल्प तो, विकल्प को नहीं ढूंढना, विकल्प को नहीं ढूंढना। निश्चय जब कर लिया तो संकल्प नहीं तोड़ना, तो संकल्प नहीं तोड़ना। तो अब निश्चय करेंगे मेरे साथ भी? हाँ जी मैम, बिल्कुल। हम आपकी ये दोनों बातों का ध्यान रखेंगे और बहुत ही अच्छे से अटेंशन से लेक्चर्स को सुनेंगे और हंसते हंसते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, है ना। चलो, अब
आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज का जो ये लेक्चर है ये हमारे चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स से स्टार्ट होने वाला है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बोला भी, हम 11th के कुछ टॉपिक्स को लेकर आएंगे ताकि हमें जो 12th में रिक्वायरमेंट हो। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 11th में ऑर्गेनिक सिर्फ इसलिए नहीं की होती क्योंकि उनको लगता है बहुत टफ सब्जेक्ट है, वो छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो मैं क्या करने वाली हूँ, 11th के कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ऑर्गेनिक के, जो आपको चाहिए, जिसका आपको पता होना चाहिए जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हो, तो सबसे पहले हम आज के इस लेक्चर में वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑन द चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स इन अवर बैच, संकल्प बैच। तो अगर आपने संकल्प कर लिया है ना, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपके नेम के साथ आना चाहिए भी, मैम मैंने संकल्प कर लिया है और अब मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी भी, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और मुझे अब ये समझ आने लग गई है। क्योंकि ये मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, जब आप पूरा लेक्चर देखोगे ना, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। सबसे पहला टॉपिक है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक की जब भी हम बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो ऑर्गेनिक के अंदर हम किसको स्टडी करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये राइज करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को और उसके डेरिवेटिव्स को। अब ये क्या होता है मैम, देखो हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इनकी स्टडी को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। हाइड्रो का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन। कार्बन का मतलब क्या होगा, कार्बन। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है जो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन। मतलब कि ऐसे कंपाउंड होने वाले हैं जिनके बीच में हमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड देखने को मिलेगा, मतलब दोनों प्रेजेंट होंगे। कौन से एलिमेंट, कार्बन और हाइड्रोजन, वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल ले, चलिए अगर मैं एक आपसे बेसिक सा एग्जाम्पल लेती हूँ तो मैं कहूंगी CH4। अब आपको इसका नाम नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेक्चर के एंड तक आपको इसका नाम भी पता चल जाएगा और आप खुद से बताएंगे इसका नाम। ये है CH4, जिसे मिथेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, मिथेन कहा जाता है। मैंने अभी आपको बोला टेंशन नहीं लेनी, एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप खुद से नाम बता पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये क्या होता है, ये होता है इथेन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी मैम कार्बन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, मतलब ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। चलो अब एक और केस आपको बताती हूँ, मुझे बताइएगा ये कैसा कंपाउंड है, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप कहोगे कार्बन है, हाइड्रोजन है, Cl भी आ गया, मैम पता नहीं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, मानते हैं हम भी कार्बन और हाइड्रोजन वाले हाइड्रोकार्बन है, बट यहां मैंने क्या लिखा, इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, जो उनसे डिराइव किए जाते हैं। अब कुछ कंपाउंड तो हाइड्रोकार्बन हो गए जो कार्बन हाइड्रोजन से बने, अब कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जो उनसे मिल करके बनते हैं। कैसे मिल करके बनेंगे, अब आपके सामने यहाँ पर मिथेन था, CH4 था। अगर मैं ध्यान से सुनना, अगर मैं इस CH4 में से एक हाइड्रोजन को निकाल देती हूँ और उसकी जगह Cl को लगा देती हूँ, तो वो क्या बन जाएगा, वो यहां से बन जाएगा CH3Cl। मानते हो, एक हाइड्रोजन निकाल दिया और एक Cl लगा दिया तो क्या बन गया, CH3Cl। अब ये कैसा कंपाउंड हुआ, खुद सोचो, ये क्या हुआ, ये डेरिवेटिव हुआ हाइड्रोकार्बन का, जिसको हमने डिराइव किया। ऐसे ही हम और भी बहुत सारे बना सकते हैं। तो एक जनरल एग्जांपल, जनरल का मतलब क्या है, जितने भी कार्बन होगा, जितना भी कार्बन होगा ना, जब भी मैं कार्बन की बात करूंगी, चाहे एक कार्बन ले रही हूँ मैं, दो कार्बन ले रही हूँ, जैसे यहाँ एक कार्बन है, यहाँ दो कार्बन है, ऐसे में 3 कार्बन की बात करूँ, 4 की बात करूँ, तो मैं कार्बन वाले जो ग्रुप्स होते हैं उनको R ग्रुप से रिप्रेजेंट करूंगी। आपको कई जगह पर ये देखने को मिलेगा ऐसे R। अब जैसे कि मैंने बोला, जैसे ये CH3 है, अगर मैं इसको ओपन अप करके लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिखूंगी CH3H, क्योंकि मैं एक हाइड्रोजन निकाल रही हूं ना, तो मैं इसको ओपन अप करके ऐसे लिख सकती हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इस CH3 वाली ग्रुप की जगह मैं इसको R लिख दूं। जैसे कि मैंने बोला कार्बन ग्रुप को हम R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये RH क्या है, ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। R का मतलब क्या है, कार्बन का ग्रुप लगा हुआ है, और एक हाइड्रोजन को हमने अलग से रिप्रेजेंट कर दिया है, क्योंकि इसकी जगह पे कोई और ग्रुप आएगा तभी वो उसका डेरिवेटिव बनेगा। अब इसकी जगह पर अलग अलग ग्रुप्स आ सकते हैं। मान लो
जैसे इसकी जगह पर हमारे पास आ सकता है कोई भी हेलोजन, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आ सकता है जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तब। अगर तो हेलोजन आएगा तो ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन निकला और उसकी जगह हेलोजन आ गया, जैसे कि यहाँ पर देखो Cl आ गया ना उसकी जगह पर, हाइड्रोजन की जगह पर। ऐसे ही मान लीजिए हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो और उसकी जगह पर क्या आ रहा है, OH आ रहा है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा ROH, अल्कोहल बन जाएगा। OH जो ग्रुप होता है वो अल्कोहल फैमिली को बिलोंग करता है। ऐसे ही आप देखिए, ऐसे ही अगर आप कह दे हमने यहाँ से हाइड्रोजन हटाया और SH ग्रुप लगा दिया तो ये RSH बन जाएगा, थायो अल्कोहल। ठीक है, ये थायो अल्कोहलिक ग्रुप होता है। तो इस तरह से ये सभी क्या है, ये सभी डेरिवेटिव्स हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, हम ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जो या तो हाइड्रोकार्बन्स होंगे या उनके डेरिवेटिव्स होंगे। अब नेसेसिटी कंडीशन क्या है, हाइड्रोकार्बन तो होना ही चाहिए ना, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड तो होना ही चाहिए। उसके अलावा हो सकता है बॉन्ड, क्योंकि वो डेरिवेटिव्स भी बनाता है। तो इनकी स्टडी को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ना हाइड्रोकार्बन्स को भी हम फर्दर ना क्लासिफाई कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को ना हम दो मेन बेसिक कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, हम यहां लिखेंगे हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स को हम क्लासिफाई करते हैं टू मेजर कैटेगरीज में। जो सबसे पहली हमारी कैटेगरी होती है स्टूडेंट्स, उसे कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहली कौन सी होती है, सबसे पहली होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो सेकंड कैटेगरी आती है स्टूडेंट्स, उसे कहा जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, अगर मैं सबसे पहली कैटेगरी की बात करती हूँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन तो पता है आपको, कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जब आपके कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो, जब आपके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अब सिंगल बॉन्ड को एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बहुत बेसिक चीजें बता रही हूँ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो अब टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम किनको लेते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में वो कंपाउंड आएंगे जिनमें या तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा या फिर कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो मैंने बोला या तो उनमें डबल बॉन्ड होगा या उनमें कैसा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेशन बोलते हैं। तो यानी कि इसके अंदर या तो आप डबल बॉन्ड वालों को पढ़ोगे या ट्रिपल को पढ़ोगे, अब इनके भी कुछ नाम होंगे ना। तो जो भी कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है उसे कहा जाता है एल्केन्स। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एल्केन्स। एल्क का मतलब क्या होता है, अल्क जो है ना, ALK, इसका मतलब होता है कार्बन की जो चेन है, कार्बन का जो ग्रुप है उसकी बात की गई है। एन्स का मतलब क्या है, एन्स का मतलब है ये सिंगल बॉन्ड को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले केस में आते हैं। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वालों को कहते हैं एल्कीन्स। फिर से एल्क का मतलब क्या है, कार्बन की बात की गई है। ईन्स का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड के लिए ईन्स, ENE का यूज किया जाएगा। ऐसे ही आते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले केस, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं एल्काइंस। क्या कहते हैं, एल्काइंस कहते हैं। फिर से अल्क आ गया, मतलब कार्बन ग्रुप की बात हो रही है। आइंस, YNE का मतलब क्या होता है, जब ट्रिपल बॉन्ड होता है दो कार्बन एटम के बीच में। तो ये जनरल क्लासिफिकेशन होती है हाइड्रोकार्बन्स की। अब इनकी इन डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि जितनी हमें रिक्वायरमेंट हम उतना स्टडी करते चलेंगे। ठीक है, अब आती है स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं उनकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दो मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे। एक होता है एसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरे होते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। अब नाम से ही पता चल रहा है एसाइक्लिक और साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब साइकिल बन रहा है, ठीक है, और एसाइक्लिक का मतलब साइकिल नहीं बन रहा है, सीधी सी बात है। साइकिल बनने का मतलब क्या हुआ, जो आपका पहला पॉइंट है जहां से आप बनाना शुरू कर रहे हो वही आपका फाइनल पॉइंट है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका ये आपका, मैं भी आपको बताऊंगी आगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन हम पढ़ेंगे। मान लो आपका ये पहला कार्बन है, ठीक है, इसने दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, फिर इसने तीसरे के साथ बनाया, फिर इसने चौथे के साथ बनाया। अब जब ये फोर्थ कार्बन फिर से फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा ना, तो ये साइक्लिक कहलाएगा। और मान लो यहाँ पर कितने कार्बन है टोटल, यहाँ पर हमारे पास 4 कार्बन है ना। ऐसे ही मान लो अगर मैं 4 कार्बन को ऐसे शो कर दूं, यहाँ पर मेरा फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से जुड़ा नहीं हुआ, यहाँ पर मेरा फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से अटैच्ड है।
तो जब मेरा फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से जुड़ा हुआ होगा वो साइक्लिक होगा, जब मेरा फर्स्ट वाला लास्ट वाले से नहीं जुड़ा होगा तो वो ए साइक्लिक होगा। और ए साइक्लिक को ओपन चेन भी कहा जाता है, मतलब खुली हुई चेन है, ओपन चेन है। लेकिन क्लोज चेन का मतलब क्या है, वो बंद हो गई ना, देखो फर्स्ट जब 4 से जुड़ गया तो बंद हो गई ना। ऐसे ही आप 3 कार्बन के केस में देख सकते हो, 5 कार्बन के केस में देख सकते हो, 6 में देख सकते हो, 7 में देख सकते हो, 8 में देख सकते हो। आप खुद से भी ड्रॉ करके इन कंपाउंड्स को देख सकते हो, ठीक है। तो हमने इनको दो मेजर कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, पहली ए साइक्लिक या ओपन चेन, दूसरी साइक्लिक या क्लोज चेन, या इसे रिंग कंपाउंड्स भी कहते हैं क्योंकि एक रिंग बन गई, ठीक है। अब देखिए फर्दर क्या होता है, फर्दर इस साइक्लिक कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई करते हैं टू मेजर कैटेगरीज में, होमोसाइक्लिक में और हेट्रोसाइक्लिक में। होमोसाइक्लिक का मतलब होता है भी आपके पास सभी कार्बन एटम्स देखने को मिलेंगे, हाइड्रोजन तो होंगे वहां पर नो डाउट, बट आपको जो भी आपकी रिंग होगी, जो भी आपका साइकिल बनेगा उसमें सिर्फ कार्बन एटम्स होंगे, कोई एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा। होमो का मतलब ओनली सिंगल कार्बन आपको देखने को मिलेगा पूरी आपको साइकिल के अंदर। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप, मतलब कि एटलीस्ट कोई एक अलग से एटम देखने को मिलेगा, आइदर इट कैन बी सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी अलग से एक एक्स्ट्रा एटलीस्ट वन होगा। अब फर्दर हम होमोसाइक्लिक को फर्दर क्लासिफाई करते हैं एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक में, ठीक है। और एरोमेटिक को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं बेंजोनॉइड में और नॉन बेंजोनॉइड में। अब इतनी डेप्थ में हमने नहीं देखना है, हम एक जस्ट ऊपर ऊपर से इंट्रोडक्शन देखना था। अभी हाँ जी, क्लासिफिकेशन क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेसिकली। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब फर्दर आप आगे जाओगे, जब स्टडीज करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आगे चैप्टर्स के अंदर भी +1 के अंदर हमने इन डेप्थ स्टडी किया है अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनका हक्कल रूल होता है, उसके बारे में स्टडी किया है, बेंजोनॉइड एंड नॉन बेंजोनॉइड के बारे में देखा, तो वो +1 के अंदर कॉन्सेप्ट है। हमें यहाँ पर सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन देखनी है जो कि हमें हमारे चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में रिक्वायर्ड है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहली चीज, आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड देखोगे ना, उसको हम ना एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम क्या हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ही कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के, शो करने के 4 तरीके होते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन, क्या क्या तरीके होते हैं आइए लिखते हैं। तो सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन जो हम करते हैं वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा जो होता है स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तीसरा जो होता है स्टूडेंट्स, उसे कहा जाता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और जो चौथा होता है स्टूडेंट्स, फोर्थ रिप्रेजेंटेशन की जो टेक्निक होती है उसे कहा जाता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब ये मोस्ट कॉमन तरीका है बॉन्ड लाइन नोटेशन, और आपको आधे से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो बॉन्ड लाइन नोटेशन की फॉर्म में ही दिखाई देने को मिलते हैं। तो इसीलिए मैं आपको रिप्रेजेंटेशन करवा रही हूँ, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। उन्हें पता होता है भी हाँ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता उसके अंदर कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है। तो उन्हें बेसिकली बॉन्ड लाइन नोटेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हम 1 बाय 1 करके इनको समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ अबाउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत ही सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। जब भी आप किसी कंपाउंड के सभी बस एलिमेंट्स को एक फिक्स्ड रेशो में लिख दोगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल देती हूँ, आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें आपके पास 4 कार्बन है और आपके पास 10 हाइड्रोजन है, तो आप क्या लिखोगे C4H10। तो मतलब आपने क्या किया, उसको कन्फाइंड करके लिख दिया भी हाँ जी इतने कार्बन है, इतने हाइड्रोजन है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ आपके पास 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो आप क्या लिखोगे CH4 लिख दोगे। तो ये क्या होता है, जब आप किसी कंपाउंड को उसके फॉर्मूला के तौर पर, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब एग्जैक्ट कितनी रेशो कार्बन का कितना हाइड्रोजन का वो मेंशन कर देते हो, तो वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, CH4 हो गया। ऐसे एक और एग्जाम्पल अगर आप लोगे तो C2H6 हो गया। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने खोल के नहीं लिखा, मैंने कार्बन को अलग से नहीं लिखा, मैंने उसको इकट्ठे करके लिख दिया भी इतने कार्बन है, इतने हाइड्रोजन है, बस बात खत्म, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे ही अगर आप लिखते हो C3H8 हो गया। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं
C4H10 हो गया इस तरह से। तो ये हमारा क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जहां पर हमने डायरेक्टली बस ये बताया भी कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, बेसिकली हमने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर शो करे, total numbers of elements are represented in this formula। ठीक है, अब देखो, अब मैंने एक जनरल एग्जांपल लेकर चलूंगी C4H10 का, जो मैं आपको चारों तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो जो सेकंड टाइप आती है हमारी, पहली तो होगी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेकंड आती है स्टूडेंट्स एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जब आपने सभी एलिमेंट्स को शो करना है, मतलब मान लो यहाँ पे जैसे कितने कार्बन है, 4 हैं, तो चारों कार्बन को 4 बार, मतलब एक एक कार्बन को 4 बार लिखोगे। कितने हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन है, तो 10 के 10 हाइड्रोजन आपने रिप्रेजेंट करने हैं, मतलब आपने बॉन्ड दिखाना है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का, सभी एलिमेंट्स के बीच का बेसिकली बॉन्ड दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही बेसिकली लिखते हैं, all bonds are represented in this formula, in this formula। कैसे, देखो एग्जाम्पल हमारे पास, मैंने आपको बोला हम जनरली ले लेते हैं, C4H10 का ही लेते हैं। ठीक है, अब C4H10 क्या है, C4H10 है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसको मैं MF से लिख रही हूँ। ठीक है, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब मैं एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को ESF से लिख रही हूँ। ठीक है, तो अब मुझे इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिखना है, तो कैसे लिखूंगी, कितने कार्बन है, 4, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ठीक है, सभी के बीच में मैंने एक एक बॉन्ड दिखा दिया। अब एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर, पहले बता रही हूँ, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनके बीच में क्या है, एक एक बॉन्ड है। ठीक है, अब देखो कितने हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन। अब इतना तो आप सबको पता होगा, एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड ही बना सकता है, नहीं पता तो अब बता रही हूँ, एक कार्बन 4 बॉन्ड ही बना सकता है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, सभी ध्यान से बहुत अच्छे से सुनेंगे। इस कार्बन की मैं बात करूं, कितने बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं, सिर्फ ये एक बॉन्ड बना है। मैंने बोला एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, कितने बाकी हैं, 3 बाकी हैं। तो वो 3 ऑटोमेटिकली किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। हमेशा से यही होगा, कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन आएगा। तो अगर कार्बन ने एक बॉन्ड बना लिया है, कितने बॉन्ड बाकी हैं, 3 बॉन्ड और बाकी हैं, तो वो 3 किसके साथ बनाता है, हाइड्रोजन के साथ बनाता है। समझ आई सभी को। चलो अब नेक्स्ट वाले कार्बन पे चलते हैं। मैं अलग अलग कलर से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको बॉन्ड का पता चले। इस कार्बन की बात करें, कितने बॉन्ड बनाए हैं, एक बॉन्ड इस तरफ है तो दूसरा बॉन्ड इस तरफ है, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। टोटल कितने बनाने होते हैं, 4, 2 बना चुका है, कितने बाकी हैं, 2 बाकी हैं। तो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। मानते हो, चलो वेरी गुड। चलो अब अगले वाले को देखें, इस कार्बन को देखें, इस कार्बन ने एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, 2 बॉन्ड बनाए हैं। फिर से कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है। 2 बनाए हुए हैं, कितने बाकी है, 2 ही बाकी है। तो कितने कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 2 जुड़ जाएंगे। अब बारी आती है इस लास्ट वाले कार्बन की। तो इस लास्ट वाले कार्बन को देखो, एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, टोटल 4 बनाने होते हैं, एक बना चुका है, कितने बाकी हैं, 3 बाकी हैं। तो 3 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। अब ये क्या हुआ, ये हुआ एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जहां पर आप सभी एलिमेंट्स के बीच के बॉन्ड्स को शो करने वाले हो। यहाँ पर हमने कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को भी दिखाया है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट किया है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जहां एक्सपैंड करके आप दिखा रहे हो। ठीक है, चलो अब आती है थर्ड कैटेगरी। अब देखो ये किसका हो गया, ये हमारा हो गया ESF, एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ C4H10। C4H10 क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ इस तरह से। अब बाकी 2 फॉर्म्स में भी रिप्रेजेंट करें। चलिए अब जो थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है, थर्ड रिप्रेजेंटेशन आती है, उसे कहा जाता है कंडेंस्ड, उसे कहा जाता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब कंडेंस्ड नाम से ही आपको स्टूडेंट समझ आ रहा होगा, कंडेंस्ड का मतलब क्या होता है, कंडेंस कर दिया, कंडेंस कर दिया मतलब क्या। अब यहाँ पर मैम एक बात बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में तो सभी आपने इकट्ठे लिख दिए, एक्सपैंडेड में सभी खोल दिए। अब कंडेंस्ड में क्या होने वाला है, कंडेंस्ड में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखाया जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। सीधा लिखेंगे इतने हाइड्रोजन है, कैसे, यहां पर लिखेंगे ओनली कार्बन 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 बॉन्ड इज विजिबल,
ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड इज विजिबल। ठीक है, एग्जाम्पल फिर से वही लेके चल रहे हैं हम। हमारा एग्जाम्पल क्या था? हमारा एग्जाम्पल था C4H10। ये इसका क्या है? ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका ESF कैसे दिखता है? इसका ESF यहां पर अगर मैं ड्रॉ करूं तो क्या था हमारा? इस तरह से था। ये क्या है? इसका एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब मैंने इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है कंडेंस्ड में? अब देखो, मैंने सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड दिखाने हैं, तो मैं क्या करती हूँ, सारे हाइड्रोजन को उनके उनके कार्बन के साथ शो कर देती हूँ। देखो, ये वाले कार्बन की बात कर रही हूँ, कॉर्नर वाले कार्बन की, इस वाले कार्बन की। कितने हाइड्रोजन इससे जुड़े हैं? एक ये रहा हाइड्रोजन, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। मतलब यहाँ पर मैं क्या करूंगी? H3 लगा दूंगी। समझे? अब ये कार्बन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, यहां बॉन्ड लगा दिया, फिर कार्बन लगा दिया। इस कार्बन को देखें, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, सिर्फ दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, तो यहां क्या लगा देंगे? H2। अब क्या करेंगे? इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, अब आपने बॉन्ड लगा दिया। अब कहोगे मैम क्या कर रहे हो आप? यहाँ पर बॉन्ड लगा के कार्बन तो लगा रहे हो, पर आप हाइड्रोजन साथ जोड़ रहे हो। नहीं, यही तो बात है। आप इसको ओपन करके लिखोगे तो ऐसा दिखता है। देखो, दैट मीन्स यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन कार्बन के बीच में नहीं जुड़ रहा है, ये कार्बन और कार्बन के बीच में है। हाइड्रोजन वहां सिर्फ इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि वो कार्बन की वैलेंसी को पूरी कर रहा है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे बच्चे। इसको ड्रॉ करते टाइम क्या करते हैं, वो ना इन हाइड्रोजन को कार्बन के साथ जोड़ देते हैं, गलत करते हैं। इस कार्बन की वैलेंसी को पूरी करने के लिए ये 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन की वैलेंसी को पूरी करने के लिए ये 2 हाइड्रोजन है, सिमिलरली इस कार्बन को पूरी करने के लिए ये 2 हाइड्रोजन है जो इसके साथ जुड़े हैं। इसका मतलब ये जो बॉन्ड मैं दिखा रही हूँ, ये कार्बन और कार्बन का बॉन्ड दिखा रही हूँ, क्योंकि कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में सिर्फ कार्बन और कार्बन के बॉन्ड को दिखाते हैं। लास्ट में क्या बचता है? ये कार्बन बचता है। इस पे कितने हाइड्रोजन है? देखो, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी कि CSF हो जाएगा इसका। समझे इस चीज को? अच्छे से क्लियर हो गया? गुड। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हमारी फोर्थ कैटेगरी पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन भी है, जो ज्यादातर आपको सीधा देखने को मिलती है क्वेश्चंस के अंदर। बॉन्ड लाइन नोटेशन, जिसे क्या कहते हैं? बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब देखो, इसका नाम ही इसको डिफाइन कर रहा है। बॉन्ड लाइन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। बॉन्ड लाइन का मतलब क्या होता है? बॉन्ड आपको पता है क्या होता है? एक सिंगल लाइन बनाते हैं, दैट इज सिंगल बॉन्ड। 2 लाइन बनाएंगे तो डबल बॉन्ड, 3 बनाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड। अभी बताया ना हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन में, देखो यहीं पे बताया था। ये देखो, मैंने कहा था कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, बताया था ना। तो उसी बॉन्ड की बात कर रही हूँ यहाँ पर भी। बॉन्ड लाइन नोटेशन का मतलब क्या हुआ? जब हम सिंपल बॉन्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखना, बॉन्ड्स की फॉर्म में। यहाँ पे मान लो आपको मैंने ऐसे शो कर दिया। अब ये क्या है? आपको कि क्या है मैम? ये तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। नहीं, ये मैथ्स वालों के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, केमिस्ट्री वालों के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। केमिस्ट्री वालों के लिए इथेन है। हाँ, कैसे इथेन है? समझाओ मैम। देखो कैसे इथेन है। देखो, हमें कोई भी एंड हमने देखना है। इसका एंड क्या है? इसका ये एंड है, इसका ये एंड है। आप या कह लो कॉर्नर कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका मतलब क्या है? ये कार्बन है। इसका मतलब क्या है? यहाँ एक कार्बन है। आप कहोगे अरे ये क्या है, तो मैजिक हो गया। ऐसा ही मैजिक चलेगा यहाँ पे। देखो, तो ये यहाँ पर क्या है? इस लाइन का जो एक हमारा कोना होगा वो एक कार्बन होगा, और दूसरे वाला कोना भी एक कार्बन होगा। अब आपको मैंने पहले ही बताया था भी, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कौन आने वाला है? हाइड्रोजन आने वाला है। तो इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया है, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। सिमिलरली इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब आप इसको ओपन अप करके लिख दोगे तो एक्सपैंडेड फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो इसको ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिखोगे तो क्या आएगा? C2H6 आ जाएगा। समझ रहे हो? अब इसी एग्जाम्पल को ड्रॉ करें। चलो, हमने एग्जाम्पल ड्रॉ करना है C4H10। कितने कार्बन है? 4। आप कहोगे मैम ऐसे बस लाइंस की फॉर्म में दिखाना है, मतलब लिखना नहीं है? हाँ, कुछ भी नहीं लिखना, ना कार्बन लिखना है, ना हाइड्रोजन लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना। कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं लिखना, कार्बन कार्बन के सिर्फ बॉन्ड के थ्रू ही बताना है। कैसे? देखो, कितने कार्बन है? 4। मैंने बोला हर कोने पे कार्बन है। तो देखो, मान लो अगर ये मेरा पहला कार्बन है, डॉट से दिखा रही हूँ क्योंकि अभी आपको समझा रही हूँ, बाद में डॉट भी नहीं लगाना आप लोगों ने। ये पहला कार्बन है। अब इसको मैं ऐसे लेके जा रही हूँ, ये मेरा दूसरा कार्बन। अब अगर मैं इस लाइन को मोड़ूंगी नहीं ना, तो इसका मतलब ये मेरी एक ही लाइन है। अब मैं इसको क्यों मोड़ रही हूँ? मैंने यहाँ क्यों मोड़ा? इसका मतलब यहाँ पर एक और कार्बन है। अगर मान लो मैं ऐसे स्ट्रेट ले जाऊँ, इसका मतलब 2 ही कार्बन है। मेरे कहने का मतलब अगर मैं ऐसे ले जाती हूँ तो मतलब मेरा एक कार्बन इधर है, एक इधर है, लेकिन मुझे तो 4 कार्बन दिखाने, इसलिए ये पहला, ये दूसरा, फिर इसको मोड़ दिया, तीसरा, फिर एक और, ये चौथा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये मेरा स्ट्रक्चर है C4H10 का। चाहे तो लिख के देख लो, चाहे तो इसको यहाँ दोबारा लिख के देख लो।
देखो इसको अगर मैं दोबारा यहाँ लिख के देखूं तो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, समझे। अब कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन आने वाला है, तो इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। सिमिलरली इस कार्बन को देखो, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, 2 बॉन्ड बनाए हैं, कितने बाकी हैं, 2 बाकी हैं, तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, इधर भी 2 आएंगे और यहाँ 3 आ जाएंगे। समझ पा रहे हो? चलो क्वेश्चंस करें तो हमें समझ आएगा अच्छे से। अब आपका क्वेश्चन क्या है, राइट कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, condensed structural formula for these bond line notation, for these bond line notation। आपको मैं कुछ बॉन्ड लाइन नोटेशन देने वाली हूँ, आपने उन बॉन्ड लाइन नोटेशन का कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो राइट कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर दीज बॉन्ड लाइन नोटेशन। सबसे पहला जो मैं आपको देने वाली हूँ केस स्टूडेंट्स, वो हमारा ये है, सबसे पहला ये है, आप ट्राई करो, उसके बाद मैं आपको अभी सॉल्व करवाऊंगी। अब मैंने आपको बोला था ना, आपने मेरी बातें ध्यान से सुननी है, अटेंटिवली सुनना है। तो देखो अब क्या करना है, मैं जब इस पेज को यहाँ तक भर दूंगी, एक लाइन भर दूंगी, आपने वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, फिर मेरे से मैच करना है। तो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, ज्यादा टाइम नहीं लेना, ये नहीं भी 10 मिनट लगा दिए, 15 मिनट लगा दिए, इतनी देर का काम नहीं, इतनी देर लग रही है तो फिर देख लो वीडियो, ठीक है। लेकिन ट्राई करो, बिना ट्राई किए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होगी, आपको ट्राई करना पड़ेगा। और एक बार ट्राई करोगे तो बहुत इजी लगेगा, ट्रस्ट मी, बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखो चलो, पहला क्वेश्चन मिल गया, करो दूसरा। तो मैंने यहाँ पर 3 जो है स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है। एक और कर लेते हैं, टोटल मैंने यहाँ 4 किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज करेंगे सभी और इनको ड्रॉ करेंगे और इनका यहाँ पर बनाएंगे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फटाफट से सभी इसको ड्रॉ करेंगे वीडियो को पॉज करके, ओके। करें 1 बाय 1, चलो फर्स्ट वाले से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, फर्स्ट में हमें ये गिवन है ना। अब देखो मैंने आपको बोला था, मैंने आपको क्या बोला कि हर हर हमारा जो यहाँ पर एंड होगा उस पर कार्बन होगा, तो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, क्योंकि इसके बाद तो देखो लाइन टिल्ट हो गई ना, यहाँ एक कार्बन है ना। अब कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा, कंडेंस्ड में कार्बन कार्बन के बॉन्ड दिखाने और हाइड्रोजन एज इट इज जोड़ने हैं। अब कार्बन कार्बन के बॉन्ड तो आप यहाँ दिखा रहे हो, देखो कैसे दिखा रहे हो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हो गया ना, सेम वे है लिखने का। अब आपने हाइड्रोजन दिखाने, पहला स्टेप आपका ये होगा, दूसरा स्टेप होगा हाइड्रोजन लगाना। दिस इज योर स्टेप 1, मैं स्टेप वाइज सिखा रही हूँ, आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हो। पहला स्टेप आपने कार्बन रिप्रेजेंट कर दिया, अब हाइड्रोजन लगाने हैं। इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया है, टोटल कितने बॉन्ड बनाने होते हैं, 4, एक बॉन्ड बना चुका है, कितने बाकी हैं, 3 बाकी हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा H3, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन को देखे, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, कितने बाकी हैं, 2 बाकी हैं, क्योंकि 4 बनाने होते हैं, H2 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा फिर से H3। तो ये क्या है, ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है हमारी इस बॉन्ड लाइन नोटेशन का। बॉन्ड लाइन नोटेशन को BLN से लिख रही हूँ मैं, इस बॉन्ड लाइन नोटेशन का पहला होपफुली सबको क्लियर हो चुका होगा। चलिए सेकेंड वाला करते हैं अब हम। सेकेंड बहुत ही सिंपल हमें गिवन है, तो इसका हम डायरेक्टली लिख देते हैं, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है और एक कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया, तो यहाँ CH3 आ जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा। बॉन्ड दिखाने जरूरी है कार्बन कार्बन के बीच में, अगर वो भी नहीं दिखाओगे तो भाई वो क्या कहलाएगा। देखो आपको पता है 4 तरीके ही होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में बॉन्ड नहीं दिखा रहे, सिंपल नंबर लिख रहे हो। एक्सपैंडेड में सभी बॉन्ड्स दिखाओगे, चाहे वो कार्बन का है चाहे वो हाइड्रोजन का है। कंडेंस्ड में सिंपल कार्बन कार्बन के बॉन्ड आएंगे और बॉन्ड लाइन नोटेशन में सिंपल बॉन्ड से रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब चलिए थर्ड वाले का केस देखते हैं। हमारे पास थर्ड क्या गिवन है, हमें थर्ड ये गिवन है ना। अब इस थर्ड के लिए देखें, तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है, पहला स्टेप बता रही हूँ क्योंकि बड़ा कंपाउंड है, होपफुली कई बच्चे कर लेंगे, कई बच्चों को प्रॉब्लम होगी, तो मैं तो सभी को अच्छे से करवाने वाली हूँ। तो देखो ध्यान से सभी हम यहाँ पर कार्बन कार्बन, अब ये भी एक पॉइंट है, अब देखो ये भी एक पॉइंट है, आप लोग में से कई तो स्किप कर जाओगे, ये भी तो एक पॉइंट है क्योंकि यहाँ से अलग और पॉइंट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन है। इसको ओपन अप करके लिखें कैसे दिखता है, कार्बन 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 कार्बन, देखो सेम स्ट्रक्चर है ना,
ठीक है। अब देखो इस पे हाइड्रोजन्स लगाते हैं सभी पे। अब यहाँ देखना, इस कार्बन ने सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन और लगेंगे क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। सिमिलरली इसने भी एक ही बनाया तो 3 और हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, ये भी 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, ये भी 3 हाइड्रोजन के साथ, ये भी 3 के साथ और ये भी 3 के साथ। अब बारी आती है इन कार्बन की, इनको भी तो देखना है। इस कार्बन ने बताओ मुझे कितने बॉन्ड बनाए हैं। एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक ही रहा। मैम 4 बॉन्ड्स बनाए हुए, आपने कहा था 4 ही बनाने होते हैं, बिल्कुल सही, मतलब कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे इस कार्बन को देखो, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। मैम 4 बॉन्ड बनाए हैं और नहीं आएगा कोई भी हाइड्रोजन, तो ये क्या होगा, ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा हमारी इस बॉन्ड लाइन नोटेशन का। चलिए फोर्थ वाला नेक्स्ट पेज पे करते हैं। हमें फोर्थ में क्या गिवन है, देखिए फोर्थ में हमें ये गिवन है। अब ये क्या चीज है, यहाँ तो 2 बॉन्ड्स है, यस ये डबल बॉन्ड का केस है। किसका केस है ये, डबल बॉन्ड का केस। तो देखो यहाँ पर पहला स्टेप, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा, अब आप में से कई बच्चे पता क्या करेंगे, कहेंगे एक कार्बन ये रहा, एक ही रहा, एक ही रहा, एक ही रहा। ये गलत है, पूरा बिग क्रॉस लगा लो और कॉपी में भी लगाना। क्यों लगाना, क्योंकि अगली बार जब पढ़ोगे ना तो दूर से तुम्हें दिख जाएगा, ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, कहीं ये सोचो नहीं हमारी तो कॉपी खराब हो जाएगी, खराब नहीं होगी, ये आप दूर से आइडेंटिफाई करोगे। जब भी नोट्स के रिवीजन करोगे आपको ध्यान आएगा, कभी भी इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना। कैसे करना है, एक एंड मतलब ये पूरा का पूरी साइड, एक पूरी की पूरी साइड कार्बन है, एक एक डॉट को नहीं उठाओगे, यहाँ पर एक एक पूरी पूरी साइड है। देखो अभी मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो आपने नहीं कहा भी यहाँ पे इस पे अलग कार्बन लगाओ, इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, नहीं कहा ना। तो अलग अलग एंड पे हमने कार्बन लगाना है, इसीलिए मैंने एंड बोला था भी हमारा जो एक एक कोना होगा उस पे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो कैसे, दोबारा से बनाती हूँ इसको, ये ऐसे है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक कार्बन यहाँ है तो दूसरा कार्बन यहाँ है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी करने कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। तो देखो हाइड्रोजन, अब यहाँ पर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, अब ध्यान से सुनेंगे सभी। यहाँ पर एक बॉन्ड मैम ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा, ठीक है जी। तो कितने बॉन्ड हुए, 2 बॉन्ड हुए। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 2 बना लिए, तो कितने बाकी हैं, 2 ही बाकी हैं। तो वो 2 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, बिल्कुल सही। सिमिलरली इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 ही बाकी है, तो 2 हाइड्रोजन के साथ, यानी कि ये इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझे इस चीज को। चाहे अब आप कहोगे मैम क्या हमें हाइड्रोजन को अंदर लिखना है बाहर, एक ही बात है, हमें पता चल जाता है भी कार्बन कार्बन में बॉन्ड है, वो एक ही बात है। और क्वेश्चन करें, चलो देखो फिफ्थ क्वेश्चन देती हूँ यहाँ पर आपको मैं। एक आपके पास ये केस है, एक आपके पास ये केस है, और लेट अस डू वन दिस केस। चलो अब इसमें हमारा सारा कवर हो जाएगा ये वाला, इसको 1 बाय 1 सॉल्व करके देखते हैं। अब आपको पता है ना, जैसे हमने ये वाला केस देखा वैसे ही इन केसेस को सॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, पहले तो इसको ऐसे यहाँ लिख लो। मतलब मैम यहाँ पर बहुत सिंपल है, एक कार्बन यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, ऐसे ही एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, बिल्कुल करेक्ट। अब जिस भी बच्चे ने इसको गलत कर दिया ना, बहुत गलत बात है भाई, ध्यान से सुना करो। यहाँ पर ये चीज बताई थी ना, तो ये पूरा पूरा एंड आएगा। देखो अब देखो ये कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन भी तो लगाएंगे। इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन, इसने एक बनाया तो 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन को देखो, एक बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड इधर, 4 बने हुए हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। सिमिलरली इसके भी 4 बॉन्ड बने हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। तो ये इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा। अब ये आपका होमवर्क है। चलो भाई पहला होमवर्क मिल चुका है आज आपको, ये आपका होमवर्क है। आप इसको क्वेश्चन नंबर या स्लाइड नंबर के तौर से भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। सभी ने कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। स्लाइड नंबर जरूर लिखना, अपना नेम लिखना और इसको जरूर लिखना, क्योंकि मैं हर बच्चे का कमेंट देखने वाली हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स इंटरेक्शन शो करते हैं पूरी क्लास के अंदर, अटेंटिव रहते हैं। अब देखो इससे क्या फायदा होता है, आप लोग कहोगे क्या हो जाएगा, इतने बच्चे कमेंट करते हैं हमारा बीच में निकल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये आपकी सेल्फ एनालिसिस होती है। क्या होगा, आप मेरे साथ क्लास कर रहे हो, ऐसे ही बहुत सारे बच्चे भी क्लास पढ़ रहे हैं, है ना। क्या होगा, कई बच्चों का आंसर सही होगा और कई का गलत होगा। मानते हो इस चीज को, है ना, कईयों का सही होगा, कईयों का गलत। अब जिनका सही है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी ना, अभी मैंने सही आंसर कमेंट किया है ना, अब उनको प्राउड फील होगा। अब जिनका गलत होगा ना, उनको क्या यहाँ से सीख लेनी है, उनको ये सीख लेनी है भी अभी तो मैं यहाँ कमेंट कर रहा हूँ भी मेरा गलत है, बट नेक्स्ट टाइम मुझे इसी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है भी मैम पिछली बार मेरा गलत था बट इस बार मैंने सही कर दिया। और वो जो फीलिंग होती है ना, वो उस बच्चे से भी अच्छी फीलिंग होती है जिसने पहली बारी में सही किया था।
ये जो फेलियर से उठकर आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो ना, ये हमेशा आपको याद रहता है, और वो क्वेश्चन हमेशा आपको याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा भी हाँ मैंने वहां गलती की थी और अब मैं उससे गलती नहीं करूंगा, मैंने उस गलती से सीखा। तो अपनी गलतियों से सीखो, गलती कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम पढ़ ही तो रहे हैं, अभी फाइनल पेपर तो नहीं आया ना। बस हमेशा ध्यान रखो 100 बार गलती करेंगे लेकिन प्रैक्टिस टेस्ट में करेंगे, क्लास में करेंगे, लेकिन फाइनल पेपर में हमें ध्यान देना है भी एक भी गलती हमसे नहीं होनी चाहिए, हमें पूरे में से पूरे नंबर चाहिए क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है। अब इसी क्वेश्चन में मैं जानती हूँ बहुत सारे बच्चे सही करेंगे और कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो गलत करेंगे, तो उन गलत जो बच्चे करेंगे उनके लिए मैं ये कहूंगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना भी मैम मेरा ये आंसर आ रहा है गलत हो गया, बट नेक्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चन होमवर्क दोगे ना तो मैं ही वो होऊंगा जो सही आंसर लिखेगा। ठीक है, तो आप सभी ने कमेंट जरूर करना है बिकॉज मैं देखने वाली हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं अपने आंसर, दैट मीन्स वो पढ़ रहे हैं साथ साथ, मुझे लगता है भी हाँ एक बच्चा बैठा कर रहा है उस चीज को अच्छे से सुन रहा है, और वही हमें अटेंशन चाहिए क्लास में। तो ये होमवर्क है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 7th क्वेश्चन में देखो, अभी मैंने आपको बताया था ना ओपन चेन होता है क्लोज चेन होता है, तो ये क्लोज चेन कंपाउंड है, जहां पर देखो क्या है, अब फिर से ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, जब फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से जुड़ा है तो वो क्लोज चेन बनाएगा। अब यहाँ पर सिंपल है, देखो ये कैसे लिखेंगे हम, कार्बन 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 कार्बन, अब हाइड्रोजन शो कर देंगे तो कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा। हाइड्रोजन इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 बाकी हैं तो H2, 2 बाकी हैं और 2 बाकी हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा इस कंपाउंड का। क्लियर हुआ सभी को? इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, होमवर्क क्वेश्चन साथ के साथ सॉल्व करते जाओ, 2 मिनट लगाओ सॉल्व करते जाओ। ठीक है, ये मत को भी बाद में रात को जब रिवीजन करेंगे तब करेंगे, नहीं रिवीजन करोगे तब तो डबल प्रैक्टिस करनी है, तब तो दोबारा पढ़ने वाले हो, पहली बारी तो अभी करोगे ना तो अभी करते चलो। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सबसे पहले आने वाला है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, अब हाइब्रिडाइजेशन की जितनी बात हमें पता होनी चाहिए हमें वो कार्बन के रिस्पेक्ट में पता होनी चाहिए। क्या है हाइब्रिडाइजेशन का, देखो कार्बन के रिस्पेक्ट में हमेशा ध्यान देना, हाइब्रिडाइजेशन आप जब भी देखोगे तो आपने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स देखने हैं प्लस आपने नंबर ऑफ लोन पेयर्स देखने हैं, बस आपने पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में कभी काउंट नहीं करना है। तो अगर आपका सम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स को जोड़ोगे, आप सिग्मा बॉन्ड्स बताती हूँ कौन से होते हैं अभी बताऊंगी। सिग्मा बॉन्ड्स अगर आपको नहीं पता, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है, इन शॉर्ट यहाँ लिखना चाहते हो लिख सकते हो, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। तो नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड गिनोगे, सिग्मा बॉन्ड गिनोगे और लोन पेयर गिनोगे, अगर उनका सम स्टूडेंट्स 4 आता है तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी मैम, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अगर स्टूडेंट्स उसका सम 3 आता है तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। अगर सम आपका 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। 4 आता है मतलब 1s 3p 4 हो गया ना, ठीक है, ऐसे 3 आता है मतलब 1s 2p 3 हो गया, ऐसे 1s 1p कितना हो गया 2 हो गया, तो सम कितना आएगा 2 आएगा। तो ये ध्यान देना है, अगर आपका सम नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स और लोन पेयर को ऐड करने पर 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, अगर 3 आएगा तो sp2, अगर 2 आएगा तो sp होगा। अब एक एक्सेप्शन भी होती है, पहले यहाँ लिख लेना, पाई बॉन्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड्स आर, हम पाई बॉन्ड्स को काउंट नहीं करेंगे, पाई बॉन्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन हाइब्रिडाइजेशन। इस चीज का सभी ने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान देंगे, अगर आपका लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है एडजेसेंट टू अ पाई बॉन्ड तो आप उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करोगे। मैंने क्या बोला, इफ लोन पेयर, और एलपी का मतलब यह लोन पेयर है, किसी को कंफ्यूजन ना हो, इफ लोन पेयर, और मैंने आपको बोला अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट adjacent to pi bond, then it is not counted in hybridization। देखो अब जरूरी नहीं है हम हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की ही निकाले, हम नाइट्रोजन की भी निकाल सकते हैं, किसी और एलिमेंट की भी निकाल सकते हैं, हमारा फॉर्मूला यही होने वाला है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स गिनने हैं, लोन पर गिनने हैं। तो मान लो मैं नाइट्रोजन के लिए आपको एक केस देती हूँ
ठीक है, एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ इस पॉइंट को समझाने के लिए। मान लो आपके पास एक एग्जांपल है CH3 CH2 NH2 और इस नाइट्रोजन पर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ है NH2 और यहाँ पर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो आपके पास ये दो केसेस हैं। अब समझना मैंने आपको क्या बोला, जब यहाँ पर क्या आपको कोई मतलब कोई डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, कोई पाई बॉन्ड देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा। तो यहाँ क्या करोगे, नाइट्रोजन की अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, एक बॉन्ड नाइट्रोजन ने ये रहा, दो हाइड्रोजन के साथ तीन बॉन्ड और एक लोन पेयर, मतलब इसने टोटल 4 हमारा सम आ रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से sp3 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, इस केस में ध्यान से देखना, यहाँ पर ये लोन पेयर ऐसे कार्बन पे है जो कि पाई बॉन्ड बना रहा है। जब आपका लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज किसी ऐसे कार्बन पे होता है जो एडजेसेंट होता है पाई बॉन्ड के, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से रेजोनेंस होने लग जाती है, तो इस वजह से इसको काउंट नहीं करेंगे। मतलब इस नाइट्रोजन की अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन देखनी है तो मैं लोन पेयर को नहीं गिनूंगी, मैं बॉन्ड देखूंगी। एक बॉन्ड ये रहा, दो हाइड्रोजन के साथ टोटल 3 बॉन्ड, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ये एक एक्सेप्शन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के केस में है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तब तक मैं एक ग्लास पानी पी लेती हूँ फटाफट। हाँ जी, थोड़ा सा हाइड्रेटेड सबको रहना चाहिए, तो आप लोग भी एक ग्लास पानी पी लीजिए, वरना इतनी लंबी क्लास के लिए आप थक जाओगे। तो साथ साथ अपनी पानी की बोतल जरूर रखनी है सबने, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए हमें पूरी मेहनत लगनी है। तो उसके लिए हमें हमारे हेल्दी होना भी जरूरी है ना। चलिए करते हैं स्टार्ट। चलो, अब जो हमारा टॉपिक आने जा रहा है ना, इसे कहते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ कार्बन। देखो बहुत ही बेसिक से चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, सिर्फ पहला और दूसरा लेक्चर ऐसा होगा जो थोड़ा सा बेसिक होगा, उसके बाद हम प्रॉपर हमारे हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पर चलेंगे। तो बेसिक इसलिए करवा रही हूँ भी आपको अच्छे से आ जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भी आपको करना क्या है यहाँ पर, कैसे कंपाउंड्स को देखना है, कैसे आपको छोटी छोटी चीज़ों का पता होना चाहिए। हो सकता है कई बच्चों ने टॉपिक पहले कर रखे हो, उनके लिए रिविजन हो जाएगी, तो व्हाई नॉट डू अ रिविजन और सॉल्व द क्वेश्चंस जो मैं आपको देती हूँ। तो आपके लिए चैलेंज हो जाएगा, जो मैम क्वेश्चंस लाएगी वो करेक्ट करो, जिनको आता है ऑलरेडी। ठीक है, तो वो एज ए चैलेंज इसको लेकर चलेंगे और जिनको नहीं आता वो इसको समझते चलेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बोला डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन कैसे ढूंढोगे? देखो 4 तरह की डिग्रीज हम इसमें पढ़ते हैं। पहला होता है 1 डिग्री कार्बन, जिसे हम प्राइमरी कार्बन भी कहते हैं, जिसे हम प्राइमरी कार्बन भी कहते हैं। दूसरा आता है 2 डिग्री कार्बन, या फिर हम इसे सेकेंडरी कार्बन भी कहते हैं। तीसरा स्टूडेंट्स आता है 3 डिग्री कार्बन, या जिसे हम टर्शरी कार्बन भी कहते हैं। और फोर्थ हमारे पास आता है 4 डिग्री कार्बन, या फिर हम क्वाटर्नरी कार्बन भी कहते हैं। अब 1 बाय 1 इनको स्टडी करते हैं भी ये क्या होता है। देखो सबसे पहली बात आती है आपकी, जो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर, वो 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन। देखो बहुत सिंपल सी चीज है। देखो हम इसमें ऐसे करेंगे, हमने जब बोला हमारा जिस कार्बन आटम की हमने देखनी है डिग्री, अगर वो एक कार्बन आटम से अटैच्ड है तो वो 1 डिग्री होगा। अगर जिस कार्बन आटम की हम डिग्री चेक कर रहे हैं वो 2 कार्बन आटम से अटैच्ड है तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हमारा सेकेंडरी हो जाएगा। अगर वो कार्बन 3 कार्बन आटम से अटैच्ड है तो वो टर्शरी हो जाएगा। अगर वो कार्बन 4 कार्बन आटम से अटैच्ड है तो वो क्वाटर्नरी हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इफ कार्बन आटम is attached to only one carbon, तो वो क्या कहलाता है? 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन कहलाता है। इसका एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास यहाँ क्या है CH3। अब मैं आपसे यहाँ पूछती हूँ, मुझे इस कार्बन की डिग्री बताइए, इस कार्बन की क्या डिग्री होगी? तो यहाँ पर ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से तो जुड़ा हुआ है। जब एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कैसा कार्बन हो जाएगा? ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा, या इसको हम प्राइमरी कार्बन कहेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। जो हमारी नेक्स्ट टाइप आती है स्टूडेंट्स, उसको क्या कहते हैं? नेक्स्ट टाइप है सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन। अगर हमारा कार्बन 2 कार्बन आटम से फर्दर अटैच्ड है, इफ कार्बन आटम is attached to 2 कार्बन एटम्स, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा? इट विल बी
2 डिग्री कार्बन और सेकेंडरी कार्बन, वो 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। चलो अब मुझे यहाँ ना तीनों कार्बन की डिग्री बताना, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तीनों कार्बन की डिग्री बताएंगे जितने हैं। देखो अब इस कार्बन को देखें, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, आप कहोगे मैम एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या होगा, ये प्राइमरी कार्बन होगा। अच्छा इस कार्बन को देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, तो ये कैसा होगा, ये सेकेंडरी कार्बन होगा या 2 डिग्री कार्बन होगा। ठीक है, इस कार्बन की बात करें, ये कितने से जुड़ा है, एक से जुड़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन कहेंगे या 1 डिग्री कहेंगे। क्लियर हुआ। चलो अब आते हैं टर्शरी कार्बन, जो थर्ड कैटेगरी आती है वो आती है टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन, अगर कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से अटैच्ड है, इफ कार्बन एटम, इफ, मैं एक बारी इसको इरेज कर देती हूँ क्वाटरनरी वाले को, वरना हम इसकी डेफिनेशन कहाँ लिखेंगे। ठीक है, इफ कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम्स, अगर हमारा कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा है तो वो 3 डिग्री या टर्शरी कार्बन कहलाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। चलो अब मुझे इस केस में सभी कार्बन एटम्स की डिग्री बताइए। तो बहुत सिंपल है, देखो इस कार्बन को देखते हैं, तो ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये क्या होगा, प्राइमरी कार्बन। इस कार्बन की बात करें, ये भी एक ही कार्बन से अटैच्ड है, ये क्या होगा, प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करते हैं, देखो इधर भी एक कार्बन, नीचे भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन या टर्शरी कार्बन। ऐसे ही इस कार्बन एटम की बात करते हैं, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन। सिमिलरली इस कार्बन की बात करें, एक ही से अटैच्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। समझे। चलो अब लास्ट हमारा जो यहाँ से आता है क्वाटरनरी कार्बन, 4 डिग्री और क्वाटरनरी कार्बन। अगर हमारा कार्बन एटम स्टूडेंट्स 4 कार्बन से अटैच्ड है, इफ अवर कार्बन एटम इज फर्दर अटैच्ड टू 4 कार्बन एटम्स, तो वो 4 डिग्री या क्वाटरनरी कार्बन कहलाएगा। इफ कार्बन एटम्स is attached to 4 carbon atoms, 4 कार्बन एटम्स, तो वो क्या होगा, 4 डिग्री। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर बताइए मुझे सभी की डिग्री। तो आप कहोगे ये जो कार्बन एटम है मैम, ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये प्राइमरी कार्बन है, ये भी एक ही से जुड़ा है, तो ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी प्राइमरी है, और ये भी एक ही से जुड़ा है, तो ये भी प्राइमरी है। अच्छा चलो ये बीच वाला कार्बन बताओ कितने कार्बन से जुड़ा है, 4 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। सभी को क्लियर हुआ, सभी को हुआ क्लियर। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर, अब आपका होमवर्क आता है, अब आप फिर टॉपिक या तो लिख देना, क्वेश्चन विच इज गिवन एज योर होमवर्क, आपने बताने हैं सभी कार्बन एटम की डिग्री, आपका ये क्वेश्चन एज योर होमवर्क है। अब ये दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, फटाफट से इस बॉन्ड लाइन नोटेशन को सबसे पहले कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर ये मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में भी कितने 1 डिग्री कार्बन है, कितने 2 डिग्री कार्बन है, क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ ये मैं, कितने 3 डिग्री कार्बन है और कितने 4 डिग्री कार्बन है। आपने इसका ये मुझे जवाब देना है, कितने यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन है, कितने 2 डिग्री है, कितने 3 डिग्री है, या कितने 4 डिग्री कार्बन है। ये आपका होमवर्क है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आज के लिए आपका। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट विच इज डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। अब डिग्री ऑफ कार्बन से ही डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की हेल्प होगी। देखो कैसे, जो आपकी कार्बन की डिग्री होगी उससे जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे वही उनकी डिग्री हो जाएगी जो कार्बन की डिग्री है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम प्राइमरी हाइड्रोजन की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है, या 1 डिग्री हाइड्रोजन, और प्राइमरी हाइड्रोजन और 1 डिग्री हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन या 1 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, ऐसा हाइड्रोजन जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है उसको प्राइमरी हाइड्रोजन या 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। सो हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू, हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन, जो 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है। एग्जाम्पल
CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये देखो यहाँ पर ध्यान से, तभी ध्यान से यहाँ पर फोकस करेंगे। मैंने बोला ये कार्बन कैसा कार्बन होगा, ये कार्बन जिससे जुड़ा है एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। अगर ये 1 डिग्री कार्बन है तो जितने भी हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हैं ये सभी हाइड्रोजन क्या होंगे, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। सिमिलरली यहाँ देखो ये कार्बन कैसा है मैम, ये 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये जितने भी हाइड्रोजन तीनों के तीनों हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो आपको हो गया यहाँ 2 1 डिग्री कार्बन है। अगर मैं पूछती हूँ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 1 डिग्री हाइड्रोजन गिरे और 3 1 डिग्री हाइड्रोजन गिरे, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ 6 है। इस तरह से आप डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बता सकते हो। ऐसे ही नेक्स्ट देखें नेक्स्ट इसके अंदर आता है 2 डिग्री हाइड्रोजन या फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन। 2 डिग्री हाइड्रोजन या फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन। अब ये क्या होते हैं, द हाइड्रोजन्स विच आर अटैच्ड टू 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन, उन हाइड्रोजन्स को 2 डिग्री कार्बन 2 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहां हम लिखेंगे हाइड्रोजन्स which are attached to 2 डिग्री कार्बन, जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए होंगे उन्हें 2 डिग्री या सेकेंडरी हाइड्रोजन कहा जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए ओके, तो एग्जाम्पल इज CH3 CH2 CH3। अब आपने मुझे इस केस में बताना है 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं और 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, क्योंकि अभी तक हमने 2 डिग्री हाइड्रोजन तक पढ़ा ना, इसलिए तो मुझे ये सब यहाँ पे बताना है। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये कार्बन कैसा है, ये 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये एक ही कार्बन से फर्दर जुड़ा है, तो ये जितने भी हाइड्रोजन है ये क्या होंगे, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हैं। ठीक है, इस कार्बन की बात करूं कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या होगा, ये 2 डिग्री कार्बन होगा। और जो हाइड्रोजन इनके साथ जुड़े हैं स्टूडेंट्स, जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़े हैं ना, तो वो हाइड्रोजन भी क्या कहलाएंगे, वो 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। ऐसे ही इस कार्बन की बात करते हैं, ये एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन होगा, तो ये जितने भी हाइड्रोजन है 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। तो कितने 1 डिग्री कार्बन है, पहली बात तो 1 2 ही है हमारे पास। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, सिर्फ एक ही है। ठीक है, 3 डिग्री कितने हैं, है ही नहीं, और 4 डिग्री भी नहीं है, 0 0। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने, देखो 3 ये रहे 3 ये रहे 6 है। ठीक है, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने, ये रहे 2। क्लियर हुआ। अब देखते हैं हमारा जो कि थर्ड कैटेगरी आती है जिसे हम कहते हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन और टर्शरी हाइड्रोजन। 3 डिग्री हाइड्रोजन और टर्शरी हाइड्रोजन। अब देखो 3 डिग्री हाइड्रोजन या टर्शरी हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हो, तो हाइड्रोजन अटैच्ड टू 3 डिग्री कार्बन, उसे क्या कहेंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। एक जनरल एग्जांपल देखें, अच्छा अब मुझे बताओ ये कैसा कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, तो ये हाइड्रोजन क्या होंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। ये कैसा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, ये हाइड्रोजन क्या होंगे, फिर ये 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। अब ये कैसा कार्बन होगा, कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से, तो 3 डिग्री कार्बन है, तो इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो क्या होगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा, जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। ऐसे इस कार्बन की बात करते हैं, ये 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री कार्बन होगा, तो ये हाइड्रोजन क्या होंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हैं। इस कार्बन की बात करते हैं, 1 डिग्री कार्बन होगा, तो ये हाइड्रोजन भी 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्या इंपॉर्टेंट बात है, 4 डिग्री हाइड्रोजन नेवर एग्जिस्ट। 4 डिग्री हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि स्टूडेंट्स जब भी आप 4 डिग्री की बात करोगे, लेट अस से दिस थिंग, 4 डिग्री का मतलब ऐसा हुआ ना, ये जो कार्बन है 4 डिग्री है, जब एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए तो कोई हाइड्रोजन उसके साथ जब आके जुड़ ही नहीं रहा तो वो 4 डिग्री हाइड्रोजन कहाँ से बन जाएगा, इसीलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन नेवर एग्जिस्ट। इस चीज का आप हमेशा ध्यान देंगे। सो दिस वाज अबाउट डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। अब हम चलते हैं डिग्री ऑफ अमाइंस की तरफ। बहुत सिंपल सी चीज है, जितने कार्बन एटम्स नाइट्रोजन के साथ जुड़े होंगे वही उसकी डिग्री कहलाएगी। सो यहां पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ carbon atoms attached to
attached to nitrogen, attached to nitrogen defines its degree, defines its degree. जनरल एग्जाम्पल्स लेती हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. मान लो आपके पास एक एग्जाम्पल है CH3CH2NH2. अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक ही कार्बन से जुड़ा है ना, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी अमाइन या 1 डिग्री अमाइन. मतलब आपने ये देखना है नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन है. अगर नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन जुड़ा है तो वो प्राइमरी अमाइन होगा, अगर 2 कार्बन जुड़े हैं तो सेकेंडरी अमाइन होगा, अगर 3 जुड़े हैं तो टर्शरी अमाइन होगा. अब यहाँ पर चलो नेक्स्ट केस एक और देखते हैं. मान लो आपको गिवन है CH3 CH2NH CH3. मान लो कुछ ऐसा केस आपको देखने को मिलता है. लेट अस से दिस केस इफ यू हैव. अब यहाँ पर अगर आप गौर देंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है, नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री अमाइन होगा. अब आपके लिए एक है होमवर्क क्वेश्चन जो कि आपने बताना है मुझे, ठीक है. ये कितने डिग्री अमाइन यहाँ पर बना रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर ये है CH3 CH2NH2 CH3. आपका ये होमवर्क है, थर्ड क्वेश्चन आज का, जहां पर आपने मुझे बताना है कि कौन सी डिग्री ऑफ एमाइन ये फॉर्म कर रहा है, ठीक है. एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ दे देती हूँ 3 डिग्री का. जब आपके नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन जुड़े होते हैं तो वो हमारा जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो 3 डिग्री अमाइन कहलाएगा, ठीक है. ये 3 डिग्री का एग्जांपल हो गया, हो जाएगा. चलो अब ये होमवर्क कर लेना, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना. आई शैल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट, राइट. अब आता है डिग्री ऑफ अल्कोहल. डिग्री ऑफ अल्कोहल का मतलब क्या होगा. अब देखो ये बहुत सिंपल है, ये अमाइन से डिफरेंट है. जो कार्बन की डिग्री होगी वही अल्कोहल की डिग्री होगी. ये जैसे हाइड्रोजन जैसा ही है, ठीक है. जैसे जो हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो उसकी डिग्री बना लेता है, वैसे ही अल्कोहल भी वैसा ही है. जिस कार्बन की डिग्री जो होगी वही अल्कोहल की डिग्री होगी जिसके साथ ये जुड़ा होगा. नाइट्रोजन के केस में ऐसा नहीं था. नाइट्रोजन में हम ये देखते थे भी कितने कार्बन उससे जुड़े हैं, बट यहाँ पे जो भी OH ग्रुप है, अल्कोहल का मतलब कौन सा ग्रुप होता है, अल्कोहल का मतलब OH ग्रुप होता है. मतलब जब भी OH ग्रुप जिस भी कार्बन से जुड़ा है, जो कार्बन की डिग्री है वही उस अल्कोहल की डिग्री है. तो यहाँ हम लिखेंगे डिग्री ऑफ कार्बन टू which it is attached, to which it is attached is the degree of alcohol, is the degree of alcohol. अल्कोहल की वही डिग्री हो जाएगी. एग्जाम्पल देखते हैं, इजिली समझ आ जाएगा, ठीक है. इफ आई से CH3 CH2 CH2OH. अब यहाँ ध्यान से बताना मुझे, देखो ध्यान से, ये जो कार्बन है जिससे ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री पहले ढूंढो. ये कार्बन एक ही से जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन है. अगर ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो ये अल्कोहल क्या हो जाएगा, ये अल्कोहल कहलाएगा प्राइमरी अल्कोहल. क्या कहलाएगा, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है. ऐसे अगर ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा, 3 डिग्री से जुड़ा है तो टर्शरी अल्कोहल कहलाएगा, इस तरह से. तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो आपके पास ये केस है. अब मुझे बताओ, ध्यान से देखना. अब आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन ओपन करनी आती है, अब इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिख लो अगर कंफ्यूजन है. कार्बन 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 लगा दो, बहुत सिंपल सी चीज है. अब देखो, अब आपको पता है इस कार्बन के साथ जुड़ा है तो इस कार्बन को की डिग्री क्या, देखो एक कार्बन से जुड़ा है, ये फर्दर दो कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये कार्बन हमारा 2 डिग्री कार्बन है, तो ये अल्कोहल हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हमारा सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा. किस तरह का अल्कोहल हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है. चलो एक क्वेश्चन होमवर्क आपके लिए. तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है. यहाँ पर आपने डिग्री बतानी है अल्कोहल की क्या होने वाली है. दिस इज योर नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चंस. देखो प्रैक्टिस तो खूब कराऊंगी मैं, अच्छे से कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि हमें समझना भी अच्छे से है, हमें सारे क्वेश्चंस भी अच्छे से करने हैं, है ना. चलो दिस वाज डिग्री ऑफ अल्कोहल. अब स्टूडेंट्स करते हैं कुछ क्वेश्चंस, है ना, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे, क्योंकि हमें प्रैक्टिस भी तो करनी है ना. इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, अच्छे से दिखाएंगे भी. अब हमें आता है, अब देखना आप लोग कर लोगे. कैसे कर लोगे, खुद ही करोगे. देखना आप कहोगे मैम ये क्वेश्चन जो देखने में बहुत अजीब लगता है, जिसके अंदर इतने गंदे गंदे कंपाउंड्स आ रहे हैं, अब वो बहुत अच्छे लगने लग गए हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो रहे हैं. क्यों, क्योंकि आपको समझ आ रहा है. ध्यान से सुनोगे तो सब पॉसिबल है, करने पे आओगे तो सब पॉसिबल है, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, है ना. तो करो, ठीक है, चाहे थोड़ा करो, धीरे धीरे शुरुआत करो, पर करो, डोंट स्टॉप. ओके, चलो क्वेश्चन रीड करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. अब आपने ये ऑर्डर दे रखा है, मतलब पहले कार्बन पे आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी,
मतलब पहले कार्बन पे sp2 है, फिर दूसरे की भी sp2 है, तीसरे की sp है, चौथे की sp है, ऐसे, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, ठीक है। आप जाओगे तो आपको ये ऑर्डर देखने को मिल रहा है, तो आप बताओ किसके अंदर ये देखने को मिल रहा है। सभी की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। चलो ए ऑप्शन को देखते हैं पहले। ए ऑप्शन क्या गिवन है, CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। ध्यान से सुनना, इस कार्बन में अब हाइब्रिडाइजेशन का रूल फिर से बता रही हूं, जब आपका सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम कितना आता है, 4 आता है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। 3 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। 2 आएगा तो sp होगी। आपने पाई बॉन्ड को कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करना, ध्यान देंगे। सिग्मा बॉन्ड, हमेशा बोल रही हूँ सिग्मा बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। इस चीज को पहले यहाँ लिख लेते हैं, पहले इस चीज को बता देती हूँ, कंफ्यूजन निकल जाएगी। बॉन्ड्स के बारे में लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। बॉन्ड्स देखिए, ये होता है हमारा सिंगल बॉन्ड, ये क्या होता है, ये हमारा होता है सिंगल बॉन्ड, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को ऐसे लिखते हैं, पहला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, उसी को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अब डबल बॉन्ड के अंदर क्या क्या होता है देखो, डबल बॉन्ड को कैसे शो करते हैं, डबल बॉन्ड को हम एक बॉन्ड दो बॉन्ड से शो करते हैं। डबल बॉन्ड में क्या होता है, मैंने फिर से पहले बोला, पहला बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, तो दूसरा बॉन्ड कौन सा होगा, पाई बॉन्ड। पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड में क्या प्रेजेंट है, एक सिग्मा प्रेजेंट है और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करती हूँ ट्रिपल बॉन्ड की, ऐसे ही अगर मैं बात करती हूँ ट्रिपल बॉन्ड की, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, 3 लाइंस देखने को मिलेंगी मुझे इस तरह से। बात वही है फिर से, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड भी कैसा, पाई बॉन्ड। यानी कि एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। अब आप जब भी हाइब्रिडाइजेशन देखोगे ना, तो आपने पाई बॉन्ड को नहीं गिनना, हमेशा सिग्मा बॉन्ड को गिनना है, मतलब पहले बॉन्ड को गिनना है। तो यहाँ पे वापस से आते हैं क्वेश्चन पे, देखो यहाँ पर कार्बन ने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है ना, पाई बॉन्ड तो गिनना ही नहीं, तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन, एक बॉन्ड ये कार्बन के साथ, 2 बॉन्ड बनाए हैं। 2 के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp, यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। इस कार्बन को देखें, चलो इस कार्बन को देखते हैं, एक बॉन्ड यहाँ है और पहला बॉन्ड सिग्मा है, दूसरे तो गिनने ही नहीं क्योंकि वो पाई बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp हो जाएगी क्योंकि सम 2 आ रहा है। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं, इसमें देखो इस कार्बन को एक बॉन्ड ये रहा और पहला बॉन्ड सिग्मा है, 2 बॉन्ड ही होंगे, 2 के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp है। इस कार्बन को ले लीजिए, इस कार्बन को देखेंगे तो एक हाइड्रोजन के साथ और एक ही रहा, 2 बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर अगर हम लेफ्ट से राइट जाएं तो सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, लेकिन हमें लेफ्ट से राइट ये ऑर्डर चाहिए, तो ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। चलो बी ऑप्शन चेक करते हैं, लेट अस सी द बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमें गिवन है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये केस है। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर 1 बाय 1 देखिए, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया, सिंगल सिंगल बॉन्ड ही बनाता है ना, और एक बॉन्ड यहाँ है, दूसरा बॉन्ड तो गिनना ही नहीं, पाई बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ 3 बॉन्ड, 3 के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 होती है। अब इस कार्बन को देखें, इस कार्बन ने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड यहाँ रहा और एक बॉन्ड यहाँ रहा, 3 बॉन्ड बनाए हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 हो जाएगी 3 के लिए, ठीक है। इस कार्बन की बात करते हैं, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, 2 बॉन्ड बनाए क्योंकि पाई बॉन्ड्स तो काउंट ही नहीं करने, तो 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। इस कार्बन की बात करें, एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, 2 बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp हो जाएगी। ऑर्डर चेक करो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या है, sp2 sp2 sp sp, हमें क्या चाहिए था, sp2 sp2 sp sp, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सीधा सीधा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, समझ आई। चलो गुड, अगर कर लिया है तो गिव योरसेल्फ अ क्लैप बिकॉज़ आपका क्वेश्चन का आंसर सही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आता है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर इस कंपाउंड में आपको कार्बन कार्बन कहीं पे सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो उन दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। क्या कंपाउंड है, यहाँ लिख देते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। किन दो कार्बन ऐसे हैं जिनके बीच में हमें सिंगल बॉन्ड देखने को मिला, देखो इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसको मैं ग्रीन से दिखा देती हूँ, और इनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो मुझे इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। अब देखो यहाँ से ध्यान से, हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए सिंपल मुझे सिग्मा बॉन्ड और मुझे लोन पेयर देखने हैं। पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी पाई बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करने। इस कार्बन को देखें, एक बॉन्ड यहाँ बनाए हुए, एक बॉन्ड यहाँ है, 2 बॉन्ड बना चुका है,
दो के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp। इस कार्बन की बात करते हैं, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा और एक हाइड्रोजन के साथ भी तो है, 3 बॉन्ड है, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 होगी। तो क्या इनकी हाइब्रिडाइजेशन है, sp sp2, यानी कि यहां से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां से आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर आपने क्या करना है, पहले कॉलम को सेकंड कॉलम से मैच करना है। अब यहां पर आपको बॉन्ड लाइन नोटेशंस गिवन है। एक चीज और, घबराना मत, यहाँ पर आपको ये CN देखने को मिल रहा है, ये C ट्रिपल बॉन्ड N देखने को मिल रहा है, इसको CN साइनाइड ग्रुप, आई डोंट नो ये कलर दिख रहा है नहीं तो मैं इसको रेड से लिख देती हूँ, इसको साइनाइड ग्रुप कहते हैं। तो टेंशन नहीं लेनी है, फंक्शनल ग्रुप है, आप जब भी इसको रिप्रेजेंट करोगे तो डायरेक्टली CN ही लिखोगे। तो मैंने आपको बता दिया, बाकी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपने इन बॉन्ड लाइन नोटेशंस को या इन कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को मैच करना है। सो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क क्वेश्चन, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है इसका आंसर। ग्रेट, चलिए इसको 2 मिनट लीजिए, पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड पर हो रही हूं, सभी आप ऑप्शंस यहां पर नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। इन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्राइमरी, सेकेंडरी, tertiary and quaternary carbon atoms are present in the following compound। अब हमें यहाँ कार्बन एटम की बात की गई है। देखो शुरू होते हैं, स्टार्टिंग कॉर्नर इस कार्बन से, कितने कार्बन से जुड़ा है, एक ही से जुड़ा है, कैसा कार्बन होगा, प्राइमरी कार्बन। इस कार्बन पर आए, कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 से जुड़ा है, तो क्या होगा, टर्शरी कार्बन यानी कि 3 डिग्री कार्बन। इस कार्बन एटम की बात करें, कितने कार्बन से जुड़ा है, एक ही से जुड़ा है, तो क्या होगा, प्राइमरी कार्बन। इस कार्बन एटम की बात करें, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, कितने से जुड़ा है, 2 से, तो क्या होगा, सेकेंडरी कार्बन। इस कार्बन एटम की बात करते हैं, एक ऊपर एक इधर एक इधर एक इधर, तो ये क्या हो जाएगा, 4 डिग्री कार्बन, क्योंकि 4 कार्बन एटम से जुड़ा है। इस कार्बन की बात करते हैं, कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, तो प्राइमरी कार्बन। ये भी एक से जुड़ा है, तो ये भी क्या होगा, प्राइमरी कार्बन। ये भी एक से जुड़ा है, तो ये भी क्या होगा, प्राइमरी कार्बन। काउंट करते हैं कितने प्राइमरी कार्बन है, तो देखो 1 2 सर्कल लगा लेते हैं, इजी हो जाएगा। पिंक वाले प्राइमरी है, देखो एक ये रहा प्राइमरी, 2 3 4 5, 5 प्राइमरी कार्बन है। देखिए 5 ऑप्शन किसमें है, बी और सी में है, मतलब ए और डी तो नहीं है। चलो सेकेंडरी कार्बन को हमने शो करना है, डार्क ब्लू कलर से दिखा देते हैं। सेकेंडरी हमारे पास सिर्फ एक ही है, देखो ये रहा, है ना, तो 1 सेकेंडरी कार्बन, यहाँ पर लिखा 3 सेकेंडरी, तो बी भी गलत हो गया। ठीक है, चलिए आंसर तो मिल गया, बाकी भी चेक करते हैं एक बारी। 3 डिग्री कार्बन को मैं ऑरेंज से दिखा रही हूँ, एक ही 3 डिग्री कार्बन है, 1 टर्शरी कार्बन, और क्वाटरनरी कार्बन भी कितना है, एक ही है, तो 1 क्वाटरनरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सिंपलेस्ट टर्शरी अमाइन हैज, नाउ दिस इज योर होमवर्क, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने बताना है जो सिंपलेस्ट टर्शरी अमाइन, टर्शरी अमाइन यानी कि जिसके साथ जो कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, वही तो पूछ रहा है, क्यों बताऊं आंसर, खुद बताओगे आप। ए ऑप्शन है 2 कार्बन, बी है 3 कार्बन, सी है 4 कार्बन और डी ऑप्शन है 5 कार्बन। तो खुद से बताइए टर्शरी अमाइन में कितने कार्बन के साथ वो अटैच्ड होता है। ठीक है, चलो अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं हमारी नॉमेनक्लेचर की तरफ। ये हमने कवर कर लिया हमारी बहुत बेसिक सी चीजें, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। अब हम नेमिंग सीखेंगे भी, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को गंदे से गंदा, बड़े से बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दो, हम चुटकियों में कुछ चंद सेकंड्स में उसकी नेमिंग कर सकते हैं, उसका नामकरण कर सकते हैं। आप सबके भी तो नेम्स होंगे, है ना, आपके कईयों के निक नेम होंगे, कईयों के फुल नेम होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम नेमिंग करेंगे। नेमिंग करने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सबको लगती टफ है, बट एक अगर फॉर्मूला याद हो गया ना तो किसी भी कंपाउंड की आप नेमिंग बहुत इजीली कर सकते हो। क्या फॉर्मूला है बताती हूं। तो हेडिंग डालेंगे हम IUPAC नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं। क्या फॉर्मूला है IUPAC नॉमेनक्लेचर करने का, आपने हमेशा से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा सेंटर पे, ध्यान देना जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही, चाहे तो लिख लो इसको, हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, साइड में अपनी नोटबुक्स में जैसे जैसे बोल रही हूँ, सेंटर पे ध्यान देना है। सबसे पहले कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड देखोगे, सेंटर मोस्ट पोजिशन पर लिखोगे वर्ड रूट। ये बहुत ही बेसिक सा तरीका है शुरुआत करने का IUPAC नॉमेनक्लेचर का, सेंटर पे लिखोगे वर्ड रूट। अब वर्ड रूट की राइट साइड देखो, राइट साइड ये है, अगर नहीं पता
ये लेफ्ट साइड है, ये भी मैं लिख रही हूँ, ये राइट हैंड है तो ये राइट साइड, ये लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट साइड। कॉपी पे आप देख लो, राइट साइड लेफ्ट साइड खुद कर सकते हो, ये है ना। राइट साइड पे वर्ड रूट की राइट साइड पर क्या लिखोगे, प्राइमरी सफिक्स या फिर 1 डिग्री सफिक्स। क्या लिखोगे, प्राइमरी सफिक्स या 1 डिग्री सफिक्स। चलो अब इसकी भी राइट हैंड साइड पे, अब इसकी भी राइट हैंड साइड पर क्या लिखोगे, सेकेंडरी सफिक्स या फिर 2 डिग्री सफिक्स। क्या लिखोगे, सेकेंडरी सफिक्स या फिर 2 डिग्री सफिक्स। हो गया। अब वापस से आ जाओ वर्ड रूट पे। वर्ड रूट की ध्यान से सुनना, लेफ्ट साइड पर, वर्ड रूट की लेफ्ट साइड पर लिखोगे प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या लिखोगे, प्राइमरी प्रीफिक्स लिखोगे। ठीक है। अब इस प्राइमरी प्रीफिक्स की भी लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखोगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखोगे। क्या लिखोगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ये कहानी है, जब भी कोई कंपाउंड देखो सेंटर पर लिखोगे वर्ड रूट के बाद पहले लिखोगे प्राइमरी सफिक्स। कहाँ लिखोगे, वर्ड रूट के बाद। प्राइमरी सफिक्स के बाद क्या लिखोगे, सेकेंडरी सफिक्स। अब वर्ड रूट से पहले थोड़ी सी जगह छोड़ देना, क्योंकि हमने ये दो कहानियां भी लिखनी है। वर्ड रूट की लेफ्ट हैंड साइड पर लिखोगे प्राइमरी प्रीफिक्स और उससे भी पहले क्या लिखोगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले लिखो, फिर प्राइमरी लिख लो, फिर वर्ड रूट लिख लो, फिर प्राइमरी सफिक्स लिख लो, फिर सेकेंडरी सफिक्स लिख लो। जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप डायरेक्टली इस डायरेक्शन में भी लिख सकते हो। बट बेस्ट वे, अगर आप बिगिनर हो, आपको नेमिंग नहीं करनी आती या आपको कंफ्यूजन हो जाती है, तो ट्रस्ट में ये मेथड बहुत अच्छा है। पहले सेंटर वाला लिखो, फिर राइट वाला काम करो, फिर लेफ्ट वाला करो। तो जब भी नेमिंग करो तो थोड़ी सी जगह लेफ्ट और राइट साइड छोड़ देना, क्योंकि वहां नेमिंग के लिए कुछ ना कुछ वर्ड्स आते हैं जो लिखने हैं हमें। अब बताती हूँ इनमें लिखना क्या है, एक्चुअल में होता क्या है। देखो वर्ड रूट में ना स्टूडेंट्स, वर्ड रूट बताता है हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। जो भी आप चेन देखोगे, जो भी आपके पास कंपाउंड होगा, मान लो उस कंपाउंड में बहुत ज्यादा कार्बन एटम्स है तो वो चेन कहलाएगी ना। उसके अंदर जितने कार्बन एटम्स है ना, उसके बेसिस पे आप वर्ड रूट बोलते हो। ठीक है, उसके बेसिस पे वर्ड रूट बोलते हो। देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, अगर आपके पास एक कार्बन एटम होगा ना स्टूडेंट्स, तो आप वर्ड रूट यूज करोगे मिथ, METH, मिथ। अगर आपके पास 2 कार्बन एटम्स हैं तो आप वर्ड रूट यूज करोगे इथ, ETH। अगर आपके पास 3 कार्बन एटम्स हैं तो आप वर्ड रूट यूज करोगे प्रोप, PROP। अगर आपके पास 4 कार्बन एटम्स हैं तो वर्ड रूट यूज होगा ब्यूट, BUT। अगर आपके पास 5 कार्बन एटम्स हैं तो यहाँ पे इसको करेक्ट करना, यहाँ पेंट आएगा, तो आपका वर्ड रूट यूज होगा पेंट। ठीक है, हाँ जी। अगर आपके कार्बन एटम कितने हैं, 6 हैं, तो होगा हेक्स। अगर 7 है तो होगा हेप्ट। अगर 8 कार्बन एटम प्रेजेंट है चेन के अंदर तो आप वर्ड रूट लिखोगे ऑक्ट। अगर 9 है तो लिखोगे नॉन, NON। अगर 10 है तो लिखोगे डेक, DEC। अगर 11 है तो लिखोगे अनडेक, UNDEC। अगर 12 है तो लिखोगे डूडेक। तो अब ये आपने कहाँ लिखने हैं, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर मोस्ट पोजीशन पर वर्ड रूट लिखा जाएगा। इस टेबल को 2 बार मेरे पीछे रिपीट करेंगे। मजाक मत समझना आपको कि ये क्या चल रहा है, छोटी क्लासेस थोड़ी है। नहीं भाई, मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा था, 2 आपसे एक्सपेक्टेशंस की थी, जो क्लास में करवाया जाएगा, जैसे करवाया जाएगा वैसे करेंगे। दूसरी एक्सपेक्टेशन क्या थी, उसकी रिविजन करेंगे रात को, है ना। तो अब मैंने क्या बोला आपको, मेरे पीछे रिपीट करेंगे। 1 कार्बन के लिए बोलिए मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट। चाहे एक बार देख के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बारी खुद बोलेंगे। 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक, 11 कार्बन के लिए अनडेक और 12 के लिए डूडेक। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा चल, रैंडमली पूछूं, खुद से जवाब देना है, आपका टेस्ट है, देख के नहीं बोलना। 5 कार्बन के लिए पेंट, यही बोला था, चेक करना है। ठीक है, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, यही कहा था। चलो, 2 कार्बन के लिए इथ। तो इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। अब आप क्या कर सकते हो, आपके घर में कोई भी फैमिली मेंबर को पकड़ो, ठीक है, उनको बोलो फटाफट से मेरे से सुनो, 1 कार्बन के लिए कितना होगा, 2 के लिए कितना होगा, 3 के लिए कितना होगा। जब बोल दो ना 12 तक, फिर को रैंडमली कितने भी कार्बन के लिए पूछ लो। इससे क्या होगा, आपको चीज जल्दी याद होगी। तो मैं आपको तरीके बताते जा रही हूँ, इससे आप इजीली याद कर सकते हो। ये नहीं लिखने बैठ जाओ, 4-4 बार लिख रहे हो, 5-5 बार लिख रहे हो, ऐसे नहीं याद होगा, ऐसे बिल्कुल याद नहीं होगा। अभी हो जाएगा, हफ्ते बाद भूल जाओगे।
हमें तो हमेशा के लिए याद रखना है ना, तो इसको फटाफट से नोट डाउन करो ताकि हम हमारा नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप सो आपने वर्ड रूट लिख लिया है। अब चलिए यहाँ पर बताती हूँ आपको आगे की कहानी। वर्ड रूट की राइट हैंड साइड पर हमने लिखना है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? देखो, प्राइमरी सफिक्स हमेशा ना हमें बॉन्ड्स के बारे में बताता है। अगर देखो आपको सिर्फ एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, अगर आपको कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा ना, तो आप जो प्राइमरी सफिक्स यूज करोगे ना वो एन, ANE लिखोगे। याद करो हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन में बताया था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन बोला था, शुरुआत में एल्केन बोला था, एल्कीन बोला था, एल्काइन बोला था। एल्केन में कहा था एन जहां पर भी आ जाए सिंगल बॉन्ड है, इन जहां पर भी आ जाए डबल बॉन्ड है, आइन जहां पर भी आ जाए ट्रिपल बॉन्ड है। कहा था ना, वही चीज यहाँ आ गई ना। देखो, तो जो भी चीज पहले बताई है उसको क्लैरिफाई भी यहाँ कर रही हूँ अच्छे से ताकि आपको समझ आ सके। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या यूज करोगे? वर्ड। अब देखो पहले आप वर्ड रूट लिखोगे, मान लो आपने क्या लिखा? मिथ लिखा, METH। मिथ के कितने कार्बन के लिए होता है? एक के लिए। उसके बाद उसके राइट हैंड साइड पे क्या लिखोगे? ANE। इसका मतलब क्या हुआ? कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड आ गया तो क्या लिखोगे? डबल बॉन्ड आ गया तो क्या लिखोगे? इन, EN, इन, ENE, इन लिखोगे। ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? YNE, आइन लिखोगे, ठीक है। ऐसे दो डबल बॉन्ड आते हैं तो डाई इन हो जाएगा, तीन आते हैं तो ट्राई इन हो जाएगा। इस तरह से कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। अब आता है सेकेंडरी सफिक्स। क्या होता है? देखो, सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाता है प्राइमरी सफिक्स के बाद। सेकेंडरी सफिक्स का यूज किया जाता है फंक्शनल ग्रुप के लिए, वो भी सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, ये धीरे धीरे बताऊंगी। देखो, अब हमने हेलो एल्केन, हेलो एरीन पढ़ना है, तो वहां पर भी आपको मैं बताऊंगी भी किस तरह से नेमिंग होती है। एक बार आपको जनरल नेमिंग आ गई तो आप उनकी भी नेमिंग खुद से कर लेंगे। अब यहाँ देखो, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या? देखो, अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है, मान लो अल्कोहल है, OH है, अभी अल्कोहल देखा था ना, OH है, एक ही है, तो आप क्या करोगे? उसको सेकेंडरी सफिक्स पे लिखोगे। लेकिन अगर मान लो एक से ज्यादा है, मान लो एक तरफ आपके पास OH है, एक तरफ आपके पास COH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वहां पर आप किसको प्रायोरिटी दोगे? सीनियर मोस्ट को प्रायोरिटी दोगे और उसको सेकेंडरी सफिक्स पे के तौर पे लिखोगे। तो COH और OH में से COH सीनियर मोस्ट होता है, तो मतलब सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे वहां पर सीनियर मोस्ट के लिए नाम लिखा जाएगा। ये आगे जाके बता दूंगी, घबराना मत, ठीक है। अब आते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स की कहानी। प्राइमरी प्रीफिक्स कहाँ लिखा जाता है? वर्ड रूट से पहले। जैसे अभी वर्ड रूट मिथ था ना, मिथ से पहले लिखोगे, प्राइमरी प्रीफिक्स को पहले लिखोगे। प्री का मतलब पहले। अब प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? देखो, अगर तो आपकी क्लोज्ड चेन है, मतलब रिंग बन रहा है, तो आप साइक्लो का इस्तेमाल करोगे। अगर ओपन चेन है ना तो कुछ भी नहीं लिखोगे। ध्यान देना, अगर आपकी क्लोज्ड है चेन तो आप साइक्लो लिखोगे। ओपन चेन है ना तो यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स लिखा ही नहीं जाता, सिर्फ क्लोज्ड चेन के लिए साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा और किसी के लिए नहीं किया जाएगा। अब आती है सेकेंडरी प्रीफिक्स की बारी। सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होता है फॉर एक्स्ट्रा ग्रुप, फॉर एक्स्ट्रा ग्रुप, फॉर साइड चेन, फॉर साइड चेन, फॉर सब्स्टिट्यूएंट, फॉर सब्स्टिट्यूएंट, या फिर फॉर जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, वहाँ सीनियर मोस्ट, जूनियर मोस्ट। जैसे मैंने आपको बोला OH COH है, COH के लिए वहाँ लिखोगे, OH के लिए फिर यहाँ लिख दोगे। तो एक्स्ट्रा ग्रुप, कोई साइड चेन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है, वो सब सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएगा। तो बस सिर्फ इन 5 चीजों का ध्यान देना है। अब आगे देखिए, यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया अभी आपने क्या वर्ड रूट का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर देखिए, वो कहता है नॉमेनक्लेचर जब भी आपने ब्रांच्ड चेन एल्केन्स का करना होता है, या जहाँ पर बहुत ज्यादा कार्बन आटम्स हैं, किन किन चीजों का आपने ध्यान रखना है नेमिंग करते समय। पहली चीज आती है लॉन्गेस्ट चेन रूल। पहली चीज क्या आती है? लॉन्गेस्ट चेन रूल। वो क्या कहता है? द इनिशियल स्टेप ऑफ नोमेनक्लेचर इज टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच इज देन कॉल्ड एज पेरेंट चेन। मान लो आपके पास एक ऐसी चेन है, मान लो एक आपके पास ये है, ठीक है। इसी कंपाउंड को मैं दोबारा लिख रही हूँ, 2 बार लिख रही हूँ। आप ध्यान से देखना यहाँ पर। अब मैंने क्या करना है, मैंने ना यहाँ पे एक लंबी चेन, यूजुअली क्या होता है हम लॉन्ग चेन स्ट्रेट चेन लेते हैं। मान लो मैं ना ये चेन लेती हूँ, मेरी मेन चेन। यहाँ कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। मैं कहती हूँ मेरी 5 कार्बन की मेन चेन है और थर्ड कार्बन पे ना कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप लगा हुआ है। मान लो मैं इसको कहती हूँ ये मेरा क्या है? एक्स्ट्रा ग्रुप है।
और ये थर्ड कार्बन पे लगा है, ये मेरी क्या है, पेरेंट चेन है। हमेशा ना पेरेंट चेन ना लॉन्गेस्ट लेते हैं, लंबी लेते हैं, जहां पर मैक्सिमम कार्बन एटम होते हैं ना वो वाली लेते हैं। ये कई केसेस में वैलिड होता है, कईयों में ना कोई आगे एक्सेप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि मान लो कहीं पे डबल बॉन्ड आ गया तो उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी, फंक्शनल ग्रुप आ गया तो उसको मिल जाएगी, तो उस करके पेरेंट चेन का साइज छोटा हो सकता है। बट अगर आपके पास सिंपल कार्बन एटम्स देखने को मिल रहे हैं ना, तो जहां कार्बन एटम्स ज्यादा है ना वो आपकी सबसे लंबी चेन होगी। अब यहाँ देखो, एक तरीका तो ये रहा, एक तरीका ये भी तो हो सकता है भी मैं स्ट्रेट ना जाकर यहाँ मुड़ जाऊं और मैं ऐसे बना दूं। देखो ये भी तो मेरी चेन हो सकती है। अब मैं इसको काउंट करूं, चलो काउंट करके देख लेते हैं। यहाँ से काउंट करें 1, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5। मान लो एक और कार्बन लगा देते हैं, इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी। मान लो यहाँ पर एक और कार्बन नीचे लगा देते हैं, क्योंकि मैं आपको ये रूल समझा रही हूँ, ठीक है। हाँ मान लो ये ऐसे है, यहाँ पर भी एक कार्बन लगा देते हैं, ठीक है। मान लो ये ऐसे है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो है पार्ट सेलेक्ट किया, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन। अब जब मैं ऐसे जा रही हूँ तो 6 कार्बन है, ऐसे जा रही हूँ तो 5 कार्बन है, तो मेरी पेरेंट चेन कौन सी होगी, ये वाली होगी। अब आप कहोगे मैम ठीक है ये होगी तो सही, बट ये सब क्या है, ये फिर साइड चेन हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, साइड चेन हो जाएंगे। मैंने अभी आपको सिर्फ कार्बन दिखाया, इनकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन आएगा। अभी सिर्फ आइडेंटिफाई करो, नेमिंग इनकी भी करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल आता है लोएस्ट नंबर रूल। लोएस्ट नंबर रूल क्या होता है, द नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन इज डन इन सच अ वे दैट द सब्स्टिट्यूएंट्स, जो एक्स्ट्रा ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब जो एक्स्ट्रा ग्रुप्स है, ठीक है, अटैच टू द पेरेंट चेन शुड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है भी जो भी एक्स्ट्रा ग्रुप है ना, जब आप उनकी नंबरिंग करते हो, मान लो आप इस साइड से नंबर कर रहे हो, इस साइड से नंबर कर रहे हो, आपने नंबरिंग किस साइड से करनी है किस पे डिपेंड करता है। अब आपने ये तो देख लिया इन लॉन्गेस्ट चेन में से ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब मान लो आपने इसकी नंबरिंग करनी है, मान लो नंबरिंग करनी है, आपने इनको नंबर देना है पेरेंट चेन वाले कार्बन को। क्या आप यहाँ से शुरू करोगे या आप यहाँ से शुरू करोगे, कैसे बताओगे। जब आप यहाँ से शुरू करते हो, ये 1 2 3 थर्ड कार्बन पे ग्रुप है और फोर्थ कार्बन पे ग्रुप है। जब आप इधर से शुरू करते हो तो भी देखो थर्ड कार्बन पे ग्रुप है, फोर्थ कार्बन पे ग्रुप है। अगर मान लो ऐसा होता भी यहाँ से शुरू कर रहे हो थर्ड पे और फिफ्थ पे है, यहाँ से शुरू कर रहे हो तो सेकंड पे और फोर्थ पे है, तो उनको ऐड करो, जो छोटा नंबर है ना वो वहां से नंबरिंग होगी, ठीक है। अभी आगे केसेस आएंगे तो आपको समझा दूंगी, तो इस रूल को यहाँ पर नोट डाउन कर लो। अब स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे थर्ड रूल की तरफ, जो कि है अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द साइड चेन। वो कहता है द नेम्स ऑफ द एल्काइल ग्रुप्स आर प्रीफिक्स्ड बिफोर द नेम ऑफ द पेरेंट चेन। द पोजीशन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय केयरफुली नंबरिंग द पेरेंट चेन। मोरओवर, care is to be taken the name of the alphabetical order when different alkyl groups are present as substituent। क्या कहना चाहता है पहले समझो फिर इंग्लिश समझ लेना। यहाँ पर अगर आप देखते हो ध्यान से, तो जब मैं यहाँ से चल रही थी थर्ड और फोर्थ पे थे मेरे ग्रुप, इधर से चल रही थी तो भी थर्ड और फोर्थ पे थे, बट जब मैं इधर से देखती हूँ तो थर्ड पे मेरे पास एक एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम को मिथ कहते हैं, और फोर्थ पे क्या है, मेरे 2 कार्बन एटम जिसको इथ कहते हैं, है ना। इधर से चल रही थी थर्ड पे इथ था, मतलब इधर से जाऊंगी तो थर्ड पे मिथ है, इधर से जाऊंगी तो थर्ड पे इथ है। अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा, एम पहले आएगा, ई पहले आएगा, तो यानी कि नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का हमेशा ध्यान रखना है। अब आप इसको रीड भी करके देख सकते हैं भी अल्फाबेटिकली काम होगा, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं एग्जाम बूस्टर क्वेश्चंस, और इसी एग्जाम बूस्टर क्वेश्चंस के अंदर ही हम क्या करेंगे, इन्हीं IUPAC नोमेनक्लेचर को प्रैक्टिस करेंगे, यही रूल वहां पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये रूल जब वहां अप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। स्टिल मैं आपको एक काम करती हूँ, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ईजी हो जाएगा ताकि आपको समझ आ जाए। मान लो आपको गिवन है CH3 CH2 CH3, एक आपको ये केस गिवन है, एक बार छोटे छोटे दे रही हूँ क्योंकि अभी आगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएंगे हम उसमें कर लेंगे, ठीक है। CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH3, मान लो ये आपको गिवन है, इन दोनों की नेमिंग करके देखें। चलो यहाँ कितने कार्बन एटम्स हैं, 3 है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, वर्ड रूट। 3 के लिए क्या वर्ड रूट होता है, प्रोप, PROP, ठीक है। अब वर्ड रूट के बाद मैंने क्या कहा था, राइट हैंड साइड पे पहले प्राइमरी सफिक्स लिखो। सफिक्स का मतलब कैसा बॉन्ड है, सभी में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, एन लगेगा। अच्छा क्या यहाँ सेकेंडरी सफिक्स लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो नहीं यूज होगा। क्या इससे वर्ड रूट से पहले प्राइमरी प्रीफिक्स लगेगा, नहीं मैम क्योंकि ओपन चेन है। क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स लगेगा, नहीं कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। इस तरह से नेमिंग होती है, इसको देखें। चलो अब मेन चेन पेरेंट चेन ये होगी, कितने कार्बन के, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग कहाँ से होगी, जहां से हमारा ये एक्स्ट्रा ग्रुप हमें पास पड़ रहा है वहां से नंबरिंग होगी। तो यहाँ से पास पड़ रहा है तो 1 2 3
4 5 और 6 हो जाएगा। यहाँ से पास पड़ रहा है, कितने कार्बन की पेरेंट चेन है, 6 की है। वर्ड रूट क्या यूज होगा, हेक्स यूज होगा। कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, एन होगा। सेकेंडरी सफिक्स कुछ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स इससे पहले लिखते हैं, क्लोज्ड के लिए नहीं होगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स कुछ एक्स्ट्रा, ये CH3 एक्स्ट्रा है। अब CH3 CA की कार्बन है, मिथ होगा। अब CH3 आप कहोगे मैम ये मिथेन होगा, नहीं मिथाइल होगा। देखो क्या होता है, हमें पता है जैसे ये है CH4 है, ये हमारा क्या मिथेन है, हमें पता है ये मिथेन है क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। जब इसमें से मैं एक हाइड्रोजन निकाल देती हूँ ना, तो ये क्या बनता है CH3 और एक बॉन्ड खाली छूट जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। तो मतलब कभी भी आपकी किसी भी एल्केन में से ना एक हाइड्रोजन निकाल दोगे ना, तो वो एल्काइल ग्रुप कहलाएगा। जैसे इथेन में से निकाल दो इथाइल हो जाएगा, प्रोपेन में से निकाल दो प्रोपाइल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, मिथाइल हो गया। कितने कार्बन पर है, नंबर मेंशन करना जरूरी है। थर्ड पर है ना, तो नंबर मेंशन करोगे। थर्ड पर है, अब डैश लगाओगे क्योंकि बता रहा है अभी थर्ड पर क्या है, मिथाइल है ना। छोटे अल्फाबेट में ही लिखेंगे, कैपिटल नहीं लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा, 3 मिथाइल हेक्सेन। इस तरह से नेमिंग होती है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन, अब ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर रिस्पेक्टिवली आर। पहले स्ट्रक्चर को यहाँ ड्रॉ करते हैं। देखो तो ये हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है हमें, ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब हमने यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बताने और सिग्मा बॉन्ड्स, तो पहले पाई बॉन्ड गिन लेते हैं या पहले सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं। पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में टिक लगा रही हूँ, एक बॉन्ड ये रहा, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, 2 3 4 5 6 7 8। क्या 8 है, नहीं मैम, क्यों नहीं, ये जो आपको रिंग देखने को मिल रही है इसमें हाइड्रोजन भी तो होंगे, चेक करो क्या सभी कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है। इसको मैं दोबारा ड्रॉ करती हूँ, देखो ये एक काम कर लेते हैं, ऊपर क्वेश्चन में ड्रॉ कर लेते हैं, समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पर देखो, ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, कार्बन होगा, कार्बन कार्बन कार्बन। अब देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड बनाए हैं, मतलब एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो जो हम सिग्मा बॉन्ड यहाँ गिन रहे हैं वो हाइड्रोजन के साथ भी तो होंगे, एक एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ भी तो बन रहा है। तो पहले इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो यहाँ हो गए और हाइड्रोजन के साथ कितने, 1 2 3 4 5 6 6 कितने हो गए। एक सेकेंड, यहाँ नहीं होगा, देखो ध्यान से देखना, यहाँ हाइड्रोजन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड इधर है, 2 बॉन्ड इधर है, 1 बॉन्ड इधर है, 4 बॉन्ड है। तो यहाँ से कितने बॉन्ड आ गए, 5 बॉन्ड आ गए हाइड्रोजन के साथ। मतलब टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, टोटल 13 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अब पाई बॉन्ड्स की बारी आती है, तो देखो बहुत सिंपल है, एक पाई बॉन्ड ये रहा, 2 3 4 और 5। कितने पाई बॉन्ड्स हैं, 5 पाई बॉन्ड्स हैं। सिग्मा कितने हैं, 13 और पाई कितने हैं, 5 है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में कहता है IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, हमें इस कंपाउंड का IUPAC नेम बताना है। अब मैंने आपको कहा था क्वेश्चन से ही हम प्रैक्टिस करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें से आधे से ज्यादा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं आप सबके लिए, और कई क्वेश्चन बहुत अच्छी अच्छी बुक्स में से मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है अगर आप इन क्वेश्चन को कर रहे हो। अगर आपने पहले IUPAC करी हुई है ऑलरेडी, आपको आता है, तो इट इज अ चैलेंज फॉर यू। आप इसको सॉल्व करते जाओ, चेक करो कितने करेक्ट कर रहे हो, है ना। और अगर नहीं की हुई तो मेरे साथ समझते चलेंगे। कंपाउंड को यहाँ पर बॉन्ड लाइन नोटेशन की फॉर्म में दिखाया गया, तो हम कार्बन शो कर दें, ये कार्बन 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 और कार्बन, इस तरह से ओपन करके लिखे। देखो ये क्या है, CH3, यहाँ पर क्या है C। अब इसकी वैलेंसी पूरी करें, 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बाकी हैं, तो हाइड्रोजन के साथ फिर क्या है CH, फिर क्या आएगा CH3। अब यहाँ क्या आएगा CH, यहाँ क्या आएगा CH2 और यहाँ क्या लगा है CH3। अब यहाँ देखो क्या है CH2, यहाँ क्या है CH2, यहाँ क्या है CH2 और यहाँ क्या है CH3। ये कंपाउंड कुछ इस तरह से है ना। अब देखो नेमिंग करनी है तो लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। अब लॉन्गेस्ट चेन देखो, मेरे को तो यही लॉन्गेस्ट चेन लग रही है, आप सभी को भी यही लग रही होगी, ध्यान से देखिए, है ना, यही लॉन्गेस्ट चेन है। कितने कार्बन एटम के, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की है। नंबरिंग कहाँ से होगी, जहाँ से ब्रांचिंग पास है, इसको ब्रांचिंग बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा ग्रुप लगे यहाँ से पास है तो यहीं से नंबरिंग होगी। ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 4th 5th 6th 7th और 8th। अब 8 कार्बन एटम्स के लिए आप यहाँ लिख भी सकते हो, ये जो है आपकी पेरेंट चेन है, जिसको मैंने ग्रीन से शो किया, ये क्या है, पेरेंट चेन है। और अब मैं आपको व्हाइट से शो कर देती हूँ, वो हमारे एक्स्ट्रा ग्रुप है। ये क्या एक्स्ट्रा ग्रुप है, ये क्या है एक्स्ट्रा ग्रुप है, तो ये हमारा क्या है एक्स्ट्रा ग्रुप है, एक्स्ट्रा, या आप इसको साइड चेन कह सकते हो, जो व्हाइट से शो किया।
अब देखो इसकी नेमिंग करनी है, तो कितने कार्बन एटम्स है हमारे पास? 8 कार्बन एटम है पेरेंट चेन में। हमेशा पेरेंट चेन का वर्ड रूट लिखते हैं। 8 के लिए क्या वर्ड रूट होगा? वर्ड रूट यूज होगा ऑक्ट। 8 के लिए क्या वर्ड रूट का इस्तेमाल करेंगे? ऑक्ट करेंगे। अब याद करो वही फॉर्मूला, दोबारा से यहाँ मेंशन कर देती हूँ। फॉर्मूला क्या होता है? सेंटर मोस्ट पोजिशन पर क्या लिखेंगे? वर्ड रूट लिखेंगे मैम। उसकी राइट हैंड साइड पर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे प्राइमरी, हमारा सफिक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्राइमरी सफिक्स, यानी कि बॉन्ड के बारे में बताना। सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा, डबल बॉन्ड है तो इन होगा, ट्रिपल है तो आइन होगा, है ना। चलो अब प्राइमरी सफिक्स के भी राइट हैंड साइड पर क्या लिखेंगे मैम? सेकेंडरी सफिक्स को लिखेंगे। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब क्या हुआ? कोई सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप वहां पर प्रेजेंट होगा तो इस्तेमाल करेंगे। वर्ड रूट की लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखेंगे मैम? वर्ड रूट की लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स लिखेंगे। और प्राइमरी प्रीफिक्स के भी लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे। यही तो था सारा रूल। चलो अब इसको अप्लाई करें यहाँ पर। बिल्कुल देखिए 8 कार्बन के लिए वर्ड रूट सेंटर पे लिखे, ऑक्ट हो गया। अब क्या लिखेंगे? प्राइमरी सफिक्स। कैसा बॉन्ड है? सभी में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? एन लगेगा। अच्छा अब सेकेंडरी सफिक्स, कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है तो यूज नहीं होगा। प्राइमरी प्रीफिक्स, कोई साइक्लिक चेन है? नहीं है तो नहीं यूज होगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स कुछ एक्स्ट्रा, क्या एक्स्ट्रा है यहाँ पर? CH3 एक्स्ट्रा है और CH2 CH3 एक्स्ट्रा है। अब CH3 क्या होता है? मिथाइल ग्रुप होता है। इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये हमारा? मिथाइल ग्रुप है। अच्छा जी चलो इधर बताओ इस ग्रुप को क्या कहते हैं? CH2 CH3, 2 कार्बन के लिए इथ होता है। इथेन में से हाइड्रोजन निकाल दोगे, इथाइल ग्रुप बनेगा। कैसा ग्रुप है ये? इथाइल ग्रुप है ये, है ना। तो अब मुझे बताओ, जो रूल मैंने आपको बताया था अभी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना है। क्या M पहले आएगा या E पहले आएगा? ABCD में E पहले आएगा, मतलब इसको पहले नंबर देना है। कितने कार्बन पर है ये? 4th कार्बन है। तो क्या लिखेंगे? 4 के बाद लगाएंगे डैश भी, मतलब 4th पे क्या प्रेजेंट है? 4th पे प्रेजेंट है इथाइल। 4th पे क्या प्रेजेंट है? इथाइल। अब 3rd पे क्या प्रेजेंट है? मिथाइल। तो फिर डैश लगेगा, फिर 3। कोई भी नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश आएगा, जैसे यहाँ लगाया है। फिर आएगा मिथाइल और फिर क्या लिखेंगे? ऑक्टेन। तो इसका नाम यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। जब यहाँ थोड़ी सी करेक्शन है, इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पर हमारे पास एक ये बॉन्ड भी है, एक यहाँ पे बॉन्ड ये अटैच्ड है, ठीक है। तो आप देखो डबल बॉन्ड वाला केस बता देती हूँ, इसके बाद आई वांट यू ऑल टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, ठीक है। इसको ड्रॉ करते हैं। हम एक काम करते हैं, पहले कार्बन कार्बन को वहां शो कर लेते हैं, फिर कार्बन के साथ यहाँ ड्रॉ करेंगे। कार्बन 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 कार्बन, है ना। चलो यहाँ शो करें। अब मैं हाइड्रोजन नहीं शो कर रही हूँ क्योंकि नेमिंग करनी है इजीली, तो सारे कार्बन को यहाँ पर शो कर देते हैं, समझ आ जाएगा इजीली। अब देखो एक कार्बन, फिर ये कार्बन 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 कार्बन, यहाँ 2 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन, यहाँ ऊपर भी एक कार्बन है, कार्बन और कार्बन। ऐसे ही यहाँ देखेंगे कार्बन 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 और ये रहा कार्बन। अब देखो ध्यान से, यहाँ लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी? सबसे लंबी चेन। मुझे पता है कई बच्चे गलती कर देंगे, सबसे लंबी चेन का मतलब ज्यादा मैक्सिमम कार्बन एटम कहाँ है। और दूसरी बात, अगर डबल बॉन्ड है या कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसको इंक्लूड करने की कोशिश करो अगर होता है तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको इस तरह से चलती हूँ तो ये मेरी क्या है? ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन है। अरे वाह मैम, ये क्या बना दिया। काउंट करते हैं कार्बन एटम। देखिए यहाँ से चलूंगी तो डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, यहाँ से चलूंगी तो डबल बॉन्ड दूर पड़ेगा। तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10th। मतलब जो मैं आपको यहाँ पर्पल से शो कर रही हूँ, ये आपकी क्या है? ये पेरेंट चेन है, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन है। अच्छा अब जो इसके अलावा मैम बचता है वो क्या है? एक्स्ट्रा ग्रुप। ये क्या है? एक्स्ट्रा ग्रुप। ये क्या है? एक्स्ट्रा ग्रुप। ये क्या है? एक्स्ट्रा ग्रुप है, ठीक है, साइड चेन है। तो अब हमें बताइए यहाँ पर आपकी जो पेरेंट चेन है उसमें 10 कार्बन एटम्स हैं। 10 कार्बन एटम्स के लिए क्या वर्ड रूट का यूज करते हो? डेक का इस्तेमाल करते हो। अब याद होगा इसके बाद वर्ड रूट के बाद क्या लिखते हैं? प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं। बॉन्ड कैसा है? अब यहाँ बॉन्ड मैम देखने को मिल रहा है डबल बॉन्ड। किनके बीच में है? 4th और 5th में। छोटा नंबर कौन सा है वो लिखो। 4th और 5th में छोटा नंबर 4 है, डैश लगाओगे, 4 लगाओगे, फिर क्या लगाओगे? इन।
भी डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, 4th और 5th के बीच में, तो छोटा नंबर लिख दो, इस फिर 4 फिर डैश फिर इन, याद रखना नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश आएगा। ये हो गया आपका प्राइमरी सफिक्स। क्या सेकेंडरी सफिक्स होगा, नहीं मैम कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अच्छा इससे पहले लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या साइक्लिक चेन है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स एक्स्ट्रा, क्या एक्स्ट्रा है, देखो ये इथाइल है 2 कार्बन वाला, ये भी इथाइल है, ये क्या है, ये मिथाइल है 1 कार्बन वाला। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा मैम, ई पहले आएगा, है ना। अब देखो किस किस कार्बन पे, 5th पे और 6th पे इथाइल ग्रुप 2 बार आ रहा है ना, तो 2 बार इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 5 पे है और फिर 6th पे है, नंबर्स के बीच में हमेशा कॉमा आएगा, 5th पे और 6th पे है, फिर डैश लगेगा, क्या है इथाइल है। अब डायरेक्टली इथाइल नहीं लिखोगे, 2 बार इथाइल आ रहा है ना, तो डाई लिखोगे, डी आई, डाई 2 के लिए, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, तो डाई इथाइल। अब मिथाइल ग्रुप कहाँ पर है, हमारा 3rd कार्बन पे, फिर डैश, फिर 3, फिर मिथाइल, फिर आएगा डेक, फिर आएगा 4, फिर आएगा इन। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो है स्टूडेंट्स वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ, वेरी गुड। चलो अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि यहाँ पर आपने बताना है भी कितने आपके सिग्मा बॉन्ड्स और कितने बाई बॉन्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर मेंशन्ड है, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है, आप इसको नोट कर सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये भी आपके लिए एज अ होमवर्क है स्टूडेंट्स, ये भी आपके लिए एज अ होमवर्क है, आपने इनकी करेक्ट IUPAC नेमिंग बतानी है इन दोनों कंपाउंड्स की। ध्यान दीजिएगा यहाँ फंक्शनल ग्रुप OH लिखा है, तो जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप आप इस्तेमाल करोगे वहां सिर्फ OL लिखोगे, अल्कोहल के लिए OL लिखोगे। अभी मैं फंक्शनल ग्रुप्स पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे ना उसमें इंडिविजुअली हम नेमिंग भी वहां कवर करेंगे, तो मैंने ज्यादा केसेस फंक्शनल ग्रुप के नहीं लिए, एक बार आपको बेसिक करवाया, क्योंकि अभी हेलो एल्केन जब स्टार्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड भी हम वहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा इस क्वेश्चन को एक बार हम स्किप करते हैं, आप इस क्वेश्चन को रहने दीजिएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला हम चैप्टर वाइज फंक्शनल ग्रुप्स को कवर करते चलेंगे, तो मैं इसे डिलीट कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेम ऑफ सम कंपाउंड्स आर गिवन व्हिच वन इज नॉट इन द IUPAC सिस्टम। आपके सामने सभी की नेमिंग गिवन है, आपने चेक करना है कौन सा हमारा इनकरेक्ट होगा। सो ये सभी आपके लिए क्या है, एज अ होमवर्क है, जिनको आपने प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका फायदा है। मैं मानती हूँ कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको प्रॉब्लम आ रही होगी, बट नो प्रॉब्लम, आई एम देयर। मैं आपको ट्राई करने को कह रही हूँ। ट्राई क्यों करने को कह रही हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर दिमाग लगाओगे, पहले आप पेरेंट चेन ढूंढोगे, फिर आप उस पर नंबरिंग दोगे, फिर आप वर्ड रूट ढूंढोगे, फिर ढूंढने की कोशिश करोगे भी भाई एक्स्ट्रा साइड चेन कौन सा है। तो इससे आपको पता चलेगा भी आपकी गलती कहाँ है। जब आप ट्राई नहीं करोगे, आपको डायरेक्टली आंसर ही मैं बताती चली जाऊंगी, तो उसका भी क्या फायदा ना। पहले खुद से ट्राई करो, फिर मैम का सोल्यूशन देखो, फिर चेक करो कहाँ गलती रही। तो इस तरह से प्रैक्टिस होती है। ठीक है, चलिए अब ये भी आपका एज अ होमवर्क है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज उसने बताई है, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। अब यहाँ पर ना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से होगी, जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है। दोनों देखो, दोनों पे ही हमें डबल बॉन्ड पास नहीं पड़ रहा, जहां से हमें बॉन्ड पास पड़ रहा है दोनों तरफ से ही पहले और दूसरे के बीच में बॉन्ड है, तो हम प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देखेंगे। तो ये पहला नंबर हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो 4 कार्बन एटम्स के लिए हम क्या लिखते हैं, 4 के लिए वर्ड रूट यूज होता है, ब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। डबल बॉन्ड कहाँ पर प्रेजेंट है, फर्स्ट और सेकेंड में प्रेजेंट है, तो ब्यूट डैश 1 डैश ईन आ जाएगा। अब ई यानी ई लिखते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है जो 3rd और 4th के बीच में है, तो 2 वॉवल्स आइन और इन का ई साथ नहीं आ सकता, इसीलिए डैश लग के 3 आइन हो जाएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अभी हमने एक नंबर आगे लिख दिया, तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा 1 ब्यूटन 3 आइन, एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज। अब आपने इसकी नेमिंग खुद से करनी है, बस आपने ये देखना है जहां से आपको पास पड़ रहा है बॉन्ड, अगर दोनों तरफ से सेम नंबर पे पड़ रहा है तो आप फिर प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देंगे। लेकिन अगर आपने देखना है कि कहां से पास पड़ता है, जैसे यहां से देखोगे यहां से ट्रिपल बॉन्ड पास है, वहां से डबल बॉन्ड दूर है, तो नंबरिंग इस कार्बन आटम को मिलेगी। ठीक है, चलो अब ये भी होमवर्क है, इसको भी ट्राई करेंगे, क्योंकि आई वांट टू गिव यू मैक्सिमम क्वेश्चंस ताकि आप प्रैक्टिस ज्यादा करें IUPAC पे। अब आता है अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपने इसको ओपन अप करके लिखना है। मैं इस कंपाउंड को ओपन करके लिख देती हूँ, नेमिंग आप खुद से करेंगे। देखो यहाँ पर क्या गिवन है, CH2
डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, इस पे लगे हैं 3 CH3, एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है और एक CH3 यहाँ है, इस तरह से है। तो नेमिंग आपने इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले आपने, चलो ये वाला करवा देती हूँ, सबसे पहले आपने पेरेंट चेन ढूंढनी है। ये पेरेंट चेन होगी जिसके अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड है। प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए, ध्यान देंगे प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। 4 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट होता है ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड कैसा है, डबल बॉन्ड है, किन के बीच में, फर्स्ट और सेकंड में। छोटा नंबर पहले लिखेंगे, क्या आएगा, -1 -इन आ जाएगा। सेकेंडरी सफिक्स होगा, नहीं होगा, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स होगा, नहीं होगा क्योंकि कोई साइक्लिक चेन नहीं है। सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा जी, एक्स्ट्रा ग्रुप क्या है, मिथाइल। मिथाइल किस कार्बन पर है, थर्ड पर है। 2 बारी है तो क्या लिखेंगे, 3,3। अब 2 बारी है तो डाई लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। क्या नेम हो जाएगा, 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1-इन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब इसको आप ऑनलाइन नोटेशन को ओपन अप कर सकते हो, खुद से बता सकते हो। सो दिस इज योर होमवर्क। अब जो मैं होमवर्क दे रही हूँ आपका काम वही है, अभी 2 मिनट पॉज लोगे, साथ के साथ सॉल्व करोगे। अब देखो क्या होगा, कई बच्चे निराश हो जाने वाले हैं, नहीं हो रहा मैम, बहुत मुश्किल लग रहा है। कुछ मुश्किल नहीं है, अभी ट्राई करने को दिया तो तुम ऐसे कर रहे हो, जब तक करवा रही थी तब तक सही था, अब क्वेश्चन एज अ होमवर्क दिया तो तुमसे नहीं हो रहा। क्यों भाई, क्वेश्चन होमवर्क जो दिए हैं वो इसीलिए दिए हैं ताकि ट्राई करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करवाओगे तब तक समझ नहीं पाओगे। जब तक आप डायरेक्टली आपको देती रहूंगी तब तक आप वैसे वैसे रट्टा लगाते जाओगे। रट्टा नहीं लगाना, समझना है, रूल को अप्लाई करेंगे। जहां गलती होंगी फिर सीखेंगे कहाँ गलती रहेगी, कहाँ गलत रहेगा, क्यों नहीं हुआ हमसे वो क्वेश्चन, कहाँ पे हमने नहीं अपना कॉन्सेप्ट लगाया। तो ध्यान देंगे, जिन बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही है, भी ठोकर लगने का मतलब यह नहीं होता कि आप चलना छोड़ दे। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं होता कि आप चलना ही छोड़ दे। ठोकर लगने का मतलब यह होता है भी अब आप संभल जाए, अब आप संभल जाएं। तो संभल जाइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, माय शिमरिंग स्टार्स, खड़े हो जाओ और कहो भी क्यों नहीं हो रहा भाई क्वेश्चन, मैं कर सकता हूं। इस ठोकर से उठना है, ना कि बैठना है। ठीक है, चलना नहीं छोड़ना बल्कि संभलना है हमने। तो जहां पर भी प्रॉब्लम आ रही है कोई बात नहीं है, आप कमेंट में लिखिए मैम मुझे ये चीज नहीं समझ आई है इस स्लाइड में, प्लीज आप इसको दोबारा से करवा दीजिएगा। मैं दोबारा से करवा दूंगी, फिर क्या हो गया, इसमें घबराने की क्या बात है। आप 100 बार ही पूछिए, ठीक है, क्योंकि आप जब तक नहीं पूछेंगे, जब तक झिझकते रहेंगे भी, नहीं 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 अच्छा नहीं लगता, मैम क्या कहेंगे, इतना इजी क्वेश्चन इसको नहीं आया। मैम कुछ नहीं कहेंगे, मैम तब कहेंगे जब आपके नंबर नहीं आएंगे। मैम तब आपसे पूछेंगे भी क्यों गलती हो गई, कहाँ गलती रह गई, तब तो आपने हाँ कर दी। नहीं, अब आपने क्या करना है, और नहीं समझ आता, शर्मिंदगी नहीं फील करनी है, आपने लिखना है भी प्लीज मुझे बता दो और मैं बता दूंगी और आपको समझ आ जाएगा। जितना पूछोगे उतना अच्छे से समझ आएगा। नहीं पूछोगे, अंदर ही अंदर दबा लोगे तो वो टॉपिक ही छूट जाएगा, वो फिर कभी नहीं कर पाओगे जिंदगी में। साथ साथ करते चलो टॉपिक्स को, ठीक है। तो चलिए अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब आपने इसका बताना है भी ये जो हमारे पास गिवन नॉमेनक्लेचर है इसका स्ट्रक्चर कौन सा होगा। बहुत सिंपल सा है, आपने आइडेंटिफाई करना है। सो ये सभी आपके होमवर्क्स हैं आज के लिए। आपकी क्या कहते हैं, देखिए होमवर्क्स के अंदर ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाने वाली है, तो अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन आपके सामने, अब ये मैं करके दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा ग्रुप्स भी हैं, फंक्शनल ग्रुप भी हैं, तो प्रैक्टिस सभी हो जाएगी। देखो, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, पहले कार्बन कार्बन लगा दें, कार्बन 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 कार्बन, ऐसे है। देखो रिप्रेजेंट करें, कार्बन कार्बन, इस पे लगा है Cl, कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ लगा है OH, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ लगा है Br। अब देखो इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, इसके साथ एक हाइड्रोजन क्योंकि 3 बॉन्ड है, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन, इसके साथ 3 2 2 1, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे नंबरिंग करनी है। तो पहले तो पेरेंट चेन ढूंढो, ये पेरेंट चेन होगी, सॉरी मैं इसको ऐसे लेके आऊं तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। कार्बन की पेरेंट चेन होती है ना, मैं ब्रोमीन के आगे ले आई थी, ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ से होगी, नंबरिंग जहां से हमारा एक्स्ट्रा ग्रुप पास है, यहाँ से ब्रोमीन पास है तो इसको फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन, इस तरह से करेंगे। 6 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट होता है मैम, हेक्स होता है, बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ प्राइमरी सफिक्स कैसा बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन आएगा, बिल्कुल सही। अच्छा अब मुझे बताओ क्या यहाँ सेकेंडरी सफिक्स है मैम, है मैम, OH। OH इज अवर फंक्शनल ग्रुप जो कि क्या होता है, एल्कोहल होता है, और एल्कोहल के
लिए ना स्टूडेंट्स सेकेंडरी सफिक्स जो लिखते हैं ना, अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, ओल लिखते हैं, ओएल लिखते हैं। कितने कार्बन पर है? थर्ड पर है। तो अब देखो हेक्सेन ई से एंड हो रहा है और अल्कोहल का ओएल से ओ शुरू हो रहा है, तो दो कभी भी ना ये हमारे वॉवल्स साथ में नहीं आते, तो हेक्सेन हो जाएगा। अब डैश लगेगा, थर्ड पे है तो 3 फिर डैश फिर ओल, इसका मतलब थर्ड पे OH ग्रुप लगा हुआ है। ये सेकेंडरी सफिक्स हो गया। अब यहाँ प्राइमरी प्रीफिक्स यूज होगा, वर्ड रूट के आगे नहीं होगा क्योंकि ये ओपन चेन कंपाउंड है। क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होगा? बिल्कुल होगा। क्या क्या देखो, एक तो Cl है, Cl को हमेशा Cl है तो क्लोरो बोलोगे, Br है तो ब्रोमो बोलोगे, आयोडीन है तो आइडो यूज करोगे। Cl के लिए क्या लिखोगे? यहाँ लिख देती हूँ मैं, Cl के लिए क्या लिखोगे? क्लोरो लिखोगे, ठीक है, क्लोरो एज अ प्राइमरी एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखोगे। अब CH3 को आप क्या लिखते हो? मिथाइल लिखते हो। ऐसे ही Br को क्या लिखोगे? Br को ब्रोमो लिखोगे। अल्फाबेटिकली देखो, C पहले आएगा, B पहले आएगा या M पहले आएगा? खुद बताओ, ABCD में B पहले आता है, मतलब ब्रोमीन किस पे? फर्स्ट पे है, तो क्या होगा? 1 ब्रोमो। अब उसके बाद बताओ, C पहले आएगा, M पहले आएगा? C पहले आएगा, C किस पे है? 5th पे, 5 क्लोरो। फिर इसको थोड़ा और इधर कर देते हैं, 1 ब्रोमो, 5 क्लोरो, उसके बाद हमारा 4th पे क्या है? मिथाइल, 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ओल। ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आई? ग्रेट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आता है ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। आपने करेक्ट IUPAC नेमिंग यहाँ पर बतानी है। तो अब देखिए, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला केस है। ये आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, बिफोर एंडिंग दिस सेशन लेट मी टेल यू वन थिंग। हम इस आज पहले लेक्चर को हमने आज किया है कवर, जिसमें हमने बहुत ही बेसिक सी चीजें से शुरू किया और हम IUPAC नॉमेनक्लेचर तक आए। अब टेंशन ना लेना, हेलो एल्केन हेलो एरीन के अंदर जो नॉमेनक्लेचर है वो भी हम कवर करेंगे, अच्छे से करेंगे। जनरल नॉमेनक्लेचर मैंने आपको, इंट्रोडक्शन मैंने आज आपको अच्छे से करवा दी है। तो बस आपको एक छोटा सा डिटर्मिनेशन रखना है भी, आपने 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, जो लेक्चर आज आपने सुना, अगर आपका कोई टॉपिक आपको लग रहा है भी नहीं नहीं मैंने ध्यान से नहीं सुना, तो उसको बैक जाके पहले कवर अप कर लो। नोट्स के अंदर सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व होने चाहिए, चाहे वो होमवर्क क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन हो। तो ये आपका पहला काम है जो आपने करना है। दूसरा काम जो मैंने आपको बोला था, जब सारा पढ़ाई कर लोगे, सभी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लोगे और आपने आप जब भी खाना खाते हो या आप जितने बजे भी सोते हो, उसके 1 घंटे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उठाओगे और जितना भी आज हमने क्लास के अंदर पढ़ा है आप उसकी रिविजन करोगे, नोट्स को रीड करना शुरू करोगे अच्छे से। कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है भी मुझसे नहीं हो रहा ना, तो उसको एक सेपरेट छोटी सी कॉपी, छोटी सी नोटबुक बना लो, उसमें लिख लो भी मेरा ये डाउट है, मुझे इसको समझना है, मुझे दोबारा से इसको पढ़ना पड़ेगा, और उस पर्टिकुलर स्लाइड या उस पर्टिकुलर मिनट में वीडियो को खोलो और सुनो दोबारा। ये नहीं भी दोबारा से सारा सुनने लग जाओगे, ऐसे तो बहुत लेंदी काम हो जाएगा, ठीक है। तो नोट्स की रीडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप रीड करोगे आप छोटी छोटी बातों को वहां पर पढ़ने की कोशिश करोगे भी, ये ऐसा क्यों हुआ, ये वैसा क्यों हुआ। तो ये संकल्प आपने मेरे साथ किया है और आपने इस संकल्प को तोड़ना नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ भी केमिस्ट्री में ना आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, और उसके लिए आपको बस इन 2 बेसिक बातों का ध्यान रखना होगा। अब आपका काम क्या है, आपने जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, होमवर्क क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, उनको सॉल्व करना है। दूसरा, आपको जो प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, आपको जो प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड होगी, उसको आपने सॉल्व करना है, आपने प्रैक्टिस शीट को भी सॉल्व करना है। तो इन 2 चीज़ों को आपने करते हुए चलना है। साथ ही साथ 2 जो बातें आपने मुझे प्रॉमिस की है उसको आपने हमेशा ध्यान रखना है। सो बिफोर एंडिंग दिस सेशन मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी भी, है चाह यही संकल्प, है चाह यही संकल्प की हम कुछ करके दिखाएंगे। हमारी यही चाह होनी चाहिए भी, हमने संकल्प किया है तो हम कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे ही दिखाएंगे, ठीक है। भी है चाह यही संकल्प की भी, हम यही संकल्प जो हमने लिया है, आज मैम को प्रॉमिस किया है, हम इसको कायम रखेंगे, हम इसको पूरा करके दिखाएंगे, हम बिल्कुल भी डगमगाएंगे नहीं बीच में, ठीक है। और अगर डगमगा भी जाते हैं, कभी पूरा नहीं भी कर पाते प्रॉमिस, तो फिर हम करेंगे उसको, किसी भी हालत में उसको इम्प्रूव करके प्रूव करके दिखाएंगे भी, मैम अगर आपने कहा था तो हमने किया है,
ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपके साथ आ रही हूँ 100% डिटर्मिनेशन के साथ, तो आप लोगों ने भी अपना 100% नहीं 200% देना है। अब मैं चाहती हूँ, जैसे मेरा आप सबके साथ ये सबसे पहला लेक्चर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन टू एटलीस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन भी आपको लेक्चर कैसे लगा, आपको टीचिंग कैसे लगी, आपको कॉन्सेप्ट कैसे लगे, क्या आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डर था थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि जब पूरी हो जाएगी तो पूरा ही डर खत्म हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा डर कम हुआ और इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ या नहीं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। हर एक बच्चे का कमेंट ज़रूर आना चाहिए स्टूडेंट्स। आई शैल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड यस, वीडियो को लाइक करके जाना अगर आज आपको लेक्चर में बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ और आपको लगा भी यस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, करने पे आएंगे तो करके दिखाएंगे, है ना। तो लाइक करना है, कमेंट करना है, बिकॉज आई शैल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ओके, तो अब हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ और बहुत इजी मैनर में। एज आई ऑलवेज से, डोंट गेट फ्रीज, लर्न केमिस्ट्री विद ईज विद मी। तो हम बहुत इजीली केमिस्ट्री को करते चले जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपनी इस स्माइल को मेंटेन रखना है जो आप अभी कर रहे हैं मेरे इस लेक्चर को देखते हुए, ताकि हम इसी फ्रेशनेस के साथ, इसी हैप्पीनेस के साथ सारी केमिस्ट्री कर लें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।